आप सुन रहे हैं केएस नॉवल स्टोरी पर रिटर्निंग फ्रॉम द इमॉर्टल वर्ल्ड। यह एक काल्पनिक, मनगढ़ंत या बनावटी कहानी है जो लेखक की कल्पना से लिखी गई है और असल जिंदगी की घटनाओं या लोगों पर आधारित नहीं है। इसमें अक्सर ऐसे पात्र, जगहें या घटनाएं होती हैं जो सच नहीं होती और ये लेस देन काल्पनिक, फिक्शनल, इमेजिनरी कहानियों की एक सामान्य विशेषता है। नॉवल अध्याय 161 अवसर रहते हुए मदद करना। 8वां अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने तांग शियू को पहचान लिया और तुरंत सम्मानित महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा काम है, जैसा कि होना चाहिए। मुझे लगा था कि मैं इस जीवन में अपने आदर्श को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मुझे आज यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह रेस्टोरेंट आपके परिवार का है। मैंने उन्हें कई बार ये कहते सुना है कि आपके परिवार का रेस्टोरेंट बहुत बढ़िया है, जिसमें स्वादिष्ट व्यंजन, कम दाम और बेहतरीन स्वाद मिलता है। प्रशंसा के लिए धन्यवाद। तांग शियू मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर मुड़कर अंदर की ओर चली गई। मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को तांग शियू को जाते हुए देखकर स्तब्धता का भाव आ गया। वह कुछ हद तक भ्रमित था, ये सोचकर कि उसके शब्दों से तांग शियू नाराज हो गई थी। बड़ी बात क्या है, एक बच्चे के करीब जाने की कोशिश की और उसने जवाब देने की जहमत तक नहीं उठाई। ये तो साफ तौर पर एक गर्म चेहरे और एक ठंडे नितंब के मिलने का मामला है। पहले बोलने वाली अधेड़ उम्र की महिला ने मोटे अधेड़ उम्र के आदमी पर तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। पलक झपकते ही मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति का चेहरा जिगर के रंग का हो गया। कुछ कदम दूर जा चुकी तांग शियू ने पीछे से आ रही अधेड़ उम्र की महिला की व्यंग्यात्मक टिप्पणी को स्पष्ट रूप से सुना। उसने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, रुका और पीछे मुड़कर परिचित वेटर को देखते हुए कहा, मुझे याद है मैंने अपनी माँ से कहा था कि हमें विशिष्ट मेहमानों के मनोरंजन के लिए 1 या 2 सबसे शानदार निजी कमरे आरक्षित करने चाहिए। क्या हमारे रेस्टोरेंट ने उनके लिए आरक्षण करा लिया है? वेटर ने कहा, 2 कमरे आरक्षित किए गए हैं। तांग शियू ने पूछा, क्या उनमें अभी कोई है? वेटर ने कहा, उनमें से एक में शहर का एक नेता बैठा है, दूसरा वाला खाली है। तांग शियू ने कहा, उन्हें खाली वाले का इस्तेमाल करने दो। मैं और मेरा बड़ा भाई सिर्फ परिचित हैं, वह एक अच्छा इंसान है। ठीक है, वेटर ने आदरपूर्वक सिर हिलाया। तुरंत मोटे ताजे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को एक बार फिर आश्चर्य हुआ। तांग शियू की प्रशंसा के शब्दों ने उसके क्रोध को खुशी में बदल दिया और उसने तांग शियू को कृतज्ञता भरी नजर से देखा। जहां तक अधेड़ उम्र की महिला की बात है, उसकी सांस थोड़ी अटक गई और उसके चेहरे पर तुरंत गुस्सा झलकने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर अपने बगल में बैठे उस हटे कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी को खींच लिया और जाने का इरादा किया। हालांकि अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ क्षणों के लिए मोटे अधेड़ उम्र के व्यक्ति को आश्चर्य से देखा, फिर अधेड़ उम्र की महिला की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, मजाक मत करो, आज हमारे परिवार के लिए इकट्ठा होना आसान नहीं है और वे हमें रेस्टोरेंट में सबसे अच्छा निजी कमरा भी दे रहे हैं। ये पहले से ही हमारे प्रति बहुत सम्मान का भाव दर्शाता है। हम मध्यम आयु वर्ग की महिला उस हटे कट्टे आदमी से स्पष्ट रूप से थोड़ी डरी हुई थी। उसने ठंडी सी आवाज निकाली और उदास होकर अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। तांग शियू ने इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह अपनी माँ के दफ्तर गया और वहां उसने देखा कि वह कंप्यूटर पर हिसाब किताब कर रही थी। उसके होठों पर मुस्कान देखकर तांग शियू को भी सुकून मिला। माँ, रेस्टोरेंट का कारोबार इतना अच्छा चल रहा है कि मुझे लगता है आप किसी को अपने वित्त प्रबंधन के लिए नियुक्त कर सकती हैं। जब सू लिंग्यू ने तांग शियू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ में रखी हिसाब किताब की किताब नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए बोली, अरे नासमझ बच्चे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? पैसों के प्रबंधन का काम दूसरों को नहीं सौंपा जा सकता। अगर कोई खातों में हेराफेरी कर दे तो क्या होगा? हालांकि माँ बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी इतना तेज है कि वह इसे संभाल सकती हैं। तांग शियू हंसते हुए बोली, किसने कहा कि मेरी माँ बूढ़ी हो रही है? मेरे दिल में तुम हमेशा जवान और खूबसूरत रहोगी। वैसे मैं छुट्टी पर हूँ, मुझे कल या परसों स्कूल नहीं जाना है। परसों मैं अपना प्रवेश टिकट लेकर परीक्षा देने चला जाऊंगा। परीक्षा कक्ष हमारे स्कूल में ही है। सू लिंग्यू ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, शियू, खुद पर दबाव मत डालो, इसे एक सामान्य परीक्षा की तरह ही समझें। भले ही हमें किसी प्रमुख विश्वविद्यालय में दाखिला न मिले, लेकिन अगर तुम्हें किसी साधारण विश्वविद्यालय में भी दाखिला मिल जाए तो माँ खुश हो जाएगी। तांग शियू ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आपको प्रांत में सर्वोच्च अंक दिला सकता हूँ। सू लिंग्यू को तांग शियू की बातों पर हंसी आ गई और उसने शरारती अंदाज में डांटते हुए कहा, तुम बदमाश, तुम्हें तो बस अपनी माँ को खुश करना आता है। वैसे क्या आपने खाना खा लिया है? मैं आपके लिए खुद खाना बनाऊंगा। तांग शियू ने तुरंत कहा, मैंने पहले ही खाना खा लिया है। मैं हाल ही में कुछ सहपाठियों को ट्यूशन पढ़ा रहा था और उन्होंने आज रात मुझे डिनर पर बुलाया। तांग शियू ने अपनी माँ की ओर देखा, जिनके माथे पर बाल सफेद हो रहे थे। थोड़ी देर सोचा और फैसला किया कि वह आज रात नानशान टाउन नहीं लौटेगा, बल्कि अपने असली घर वापस जाएगा। अपनी माँ के साथ अधिक समय बिताना उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। सुबह के शुरुआती घंटों में तांग शियू ने सू लिंग्यू के साथ रेस्तरां बंद करने में मदद की और वे दोनों घर की ओर चल पड़े। बाहर की स्ट्रीट लाइटें मंद थीं और पैदल चलने वाले लोग भी कम थे। सड़क पर गाड़ियां किसी अजगर की तरह एक निरंतर धारा की तरह बह रही थीं। माँ, क्या आप हर दिन इसी समय घर आती हैं? अकेले? तांग शियू का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया था। उसने अपनी दैवीय बुद्धि से अवलोकन किया था और उसे आसपास रैंच या अन्य लोग दिखाई नहीं दिए थे। सू लिंग्यू मुस्कुराई और बोली, हाँ, वैसे भी ये हमारे घर के बहुत करीब है, पैदल चलकर केवल 10 मिनट की दूरी पर है। इन स्ट्रीट लाइट्स को देखिए, ये जमीन को अच्छी तरह से रोशन करती हैं, इसलिए साफ दिखाई न देने और टखने में मोच आने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तांग शियू ने पूछा, रेस्तरां हर दिन कितने बजे खुलता है? सू लिंग्यू ने कहा, मैं हर दिन सुबह 9 बजे ही आती हूँ। रंच और अन्य लोग सुबह के समय सब्जियां और मांस खरीदने का काम संभालते हैं, नहीं तो मैं थकान से मर जाऊंगा। तांग शियू ने सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं कहा। हालांकि वह इस बात पर विचार कर रहा था कि उसकी माँ हर दिन इतनी देर से लौटती है और रात में घर में रहना बहुत असुरक्षित होता है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो गुप्त रूप से उसकी रक्षा कर सके। आज के इस दौर में सावधानी बरतना पछताने से बेहतर है। अगर उसकी माँ को कुछ हो जाता तो उसे जीवन भर इसका पछतावा होता। वापस घर, तांग शियू अपने परिचित बिस्तर पर लेटा हुआ था, कमरे में परिचित दृश्यों को देख रहा था, लेकिन कामगारों की कमी के कारण उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था। अमरलोक में उसके पास बड़ी संख्या में वफादार अधीनस्थ थे। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक वह आदेश देता था, एक अमर व्यक्ति उसका
पालन करता था, पर अब वह हाल ही में पृथ्वी पर लौटा था और उसे कई काम खुद ही करने थे। वह एक ही समय में दो जगहों पर नहीं हो सकता था। अगर वह अपने काम करना चाहता, खेती के लिए पैसे कमाना चाहता और अपनी माँ की इच्छा के अनुसार विश्वविद्यालय जाना चाहता, तो वह अपनी माँ की रक्षा के लिए समय नहीं निकाल पाता। क्या अब कुछ भरोसेमंद विश्वासपात्रों से संबंध बनाने का समय आ गया है? यह विचार तांग शियू के मन में आया। हालांकि इस युग में जहां पैसा ही सब कुछ है, उसने खुद को वास्तव में गरीब पाया। हालांकि उन्होंने हाल ही में काफी पैसा अर्जित किया था, लेकिन अब उनके पास केवल कुछ मिलियन ही बचे थे। उदाहरण के लिए आयरन ड्रैगन से प्राप्त धन और शेन लॉन्ग मार्शल आर्ट्स हॉल से प्राप्त मुआवजा, ये सभी राशि कांग शिया ने कंपनी के विकास के लिए ले ली थी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में औषधीय जड़ी बूटियों की खरीद पर काफी पैसा खर्च किया था। मैं चेन झिझोंग का 2.5 अरब का कर्जदार हूँ और मैंने गू शियाक्सू से 100 मिलियन मांगे हैं। मुझे एक और बड़ी रकम कहाँ से मिल सकती है? तांग शियू ने काफी देर तक विचार किया और अंततः विश्वासपात्र बनाने का विचार त्याग दिया। बैंग बैंग, धीमी सी खटखटाहट की आवाज से तांग शियू की नींद खुल गई, जो धीरे धीरे सो रही थी। जब उसने कपड़े पहने और समय देखा तो पाया कि सुबह के 2 बज रहे थे। इतनी देर रात कौन दस्तक दे रहा है? तांग शियू ने गहरी भौहें चढ़ाईं, अपने कमरे से बाहर निकला और देखा कि उसकी माँ सू लिंग्यू भी कपड़ों में लिपटी हुई बाहर आ रही थी। आधी रात को कोई हमारे दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रहा है? सू लिंग्यू हिचकिचाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दरवाजा खोले या नहीं। आखिरकार दरवाजे पर कोई छेद नहीं था, इसलिए वह यह नहीं बता सकती थी कि बाहर खड़ा व्यक्ति अच्छा है या बुरा। तांग शियू ने कहा, जब हम देखेंगे तभी हमें पता चलेगा। उसके साथ वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसे खोलते ही सबसे पहले उसे शराब की तीखी गंध महसूस हुई। इसके तुरंत बाद सू शांगविन बिखरे बालों और लाल आंखों के साथ लड़खड़ाते हुए अंदर आए। तांग शियू बहुत ही चतुर था। उसने हाथ बढ़ाया, सू शांगविन का कॉलर पकड़ा और उसे सीधे दरवाजे के बाहर फेंक दिया। उसे जमीन पर बुरी तरह गिरते हुए देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सू शांगविन ने जमीन से उठने के लिए काफी संघर्ष किया। जब उसने अपना सिर हिलाया और स्पष्ट रूप से अपने सामने तांग शियू को खड़ा देखा, तो वह तुरंत गाली देते हुए आगे बढ़ा। तू कमीना, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अगर तुम न होते तो क्या मैं अब इतना दुखी होता? मुझे मेरा पैसा लौटा दो, मेरी कंपनी लौटा दो, मेरा पैसा लौटा दो। थप्पड़। तांग शियू ने सू शांगविन के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह दरवाजे के बाहर सीमेंट के फर्श पर गिर पड़ा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगर आप नशे में हैं तो घर जाकर सो जाइए। यहाँ शराब पीकर पागलपन भरी हरकतें न करें, अन्यथा ये सिर्फ आपकी कंपनी खोने जितना आसान नहीं होगा, आपकी अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं होगी। सू शांगविन ने अपना चेहरा ढक लिया और घिनौनी शराब की गंध छोड़ते हुए बड़बड़ाया, तुम छोटे बदमाश, क्या अब तुम्हारे पंख सख्त हो गए हैं? धिक्कार है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मुझे मारने की? अगर मैं न होता तो क्या आपका परिवार आज इतना समृद्ध होता? तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों बहुत पहले ही भीख मांग रहे होते, किसी कोने या गली में कहीं मर चुके होते। तांग शियू ने गहरी सांस ली, दरवाजे के अंदर पीले पड़ चुके चेहरे वाली सू लिंग्यू की ओर मुड़कर देखा और गहरी आवाज में कहा, माँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे इसे संभालने दीजिए। तुम जाकर आराम करो। सू लिंग्यू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली, शियू हे। तांग शियू ने कहा, मैंने किसी और से ये काम करवाया था। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं होगी। आप? सू लिंग्यू ने तांग कसियू को एकटक देखा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा सचमुच बड़ा हो गया है और अब उसे उसकी देखरेख की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उसने ये भी गौर किया कि पिछले 2 महीनों में उसका बेटा काफी परिपक्व हो गया था और कुछ हद तक रहस्यमय बन गया था। ठीक है, सू लिंग्यू अपने बड़े भाई से बेहद निराश थी, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और अपने कमरे की ओर मुड़ गई। तांग शियू कमरे से बाहर निकली, बाहर से दरवाजा बंद किया, फिर हाथ बढ़ाकर सू शांगविन को उठाया और सीढ़ियों से नीचे उतर गई। जब वे सड़क किनारे पहुंचे तो उसने सू शांगविन के चेहरे पर फिर से जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर उसने एक टैक्सी रोकी, ड्राइवर को 200 युआन दिए और उसे सू शांगविन का घर का पता बताया। जैसे ही टैक्सी चली गई, तांग शियू ने अपनी नजरें हटाईं और चेन झिझोंग का नंबर डायल किया। हालांकि सुबह के 2 बज चुके थे, फिर भी उसे चेन झिझोंग को परेशान करना ही था। अपनी मां को दोबारा उत्पीड़न से बचाने के लिए उसे सू शांगविन के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना होगा। यह उसका सौभाग्य था कि वह आज रात घर पर रुकने के लिए लौट आया था, अन्यथा सू शांगविन के स्वभाव को देखते हुए उसकी मां को निश्चित रूप से मौखिक रूप से गाली दी जाती और संभवतः पिटाई भी की जाती। गुरुजी, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? फोन के दूसरी तरफ से चेन झिझोंग की आवाज आई। तांग शियू ने पूछा, सो रहे हो? चेन झिझोंग ने कहा, अभी नहीं, कुछ मामलों को सुलझा रहे हैं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई निर्देश है? तांग शियू ने पूछा, सू शांगविन के मामले में क्या प्रगति हो रही है? चेन झिझोंग ने कहा, घेरा पहले से ही कसता जा रहा है। सू शांगविन की शांगविन रियल एस्टेट कंपनी कई समस्याओं से जूझ रही है, जिनमें काफी सारे अवैध खाते भी शामिल हैं। अधिकतम 5 दिनों में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भले ही उसे आजीवन कारावास की सजा न दी जाए, फिर भी उसे संभवतः 10 या 20 साल से अधिक की जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त तांग शियू ने पूछा, और क्या? अध्याय 162 कॉलेज प्रवेश परीक्षा, लगातार 9 अध्याय, मासिक टिकटों की तलाश में। चेन झिझोंग ने कहा, 2.5 साल पहले उनकी पत्नी के साथ हिट एंड रन का मामला हुआ था। हालांकि उस समय वह बच निकली थी, लेकिन मेरे लोगों ने इसकी जांच की थी। आपकी क्या योजनाएं हैं? दोनों को अंदर भेज दो, तांग शियू ने उदासीनता से कहा। ऐसा नहीं था कि वह निर्दयी था, वह बस एक बात समझता था, कोने में फंसा खरगोश भी काट लेता है। कहते हैं कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। चेन झिझोंग और झांग मेयुन एक ही तरह की थी, बल्कि उससे भी बदतर, संकीर्ण सोच वाली और व्यंग्य करने वाली। अगर चेन झिझोंग को जेल भेज दिया जाता तो वह कुछ पागलपन भरा काम कर बैठती। जहां तक उनके बच्चों का सवाल है, तांग शियू ने पहले ही फैसला कर लिया था। अगर वे सचमुच पश्चाताप करके नई शुरुआत करते तो वह उन्हें माफ कर सकता था, लेकिन अगर वे पश्चाताप नहीं करते तो वह भविष्य में उनसे निपटेगा। पारिवारिक संबंध। तांग शियू के लिए तो यह एक मजाक था। उसके दिल में मां के अलावा इस दुनिया में कोई पारिवारिक बंधन नहीं था। दया की एक बूंद का बदला भरपूर दया से चुकाना चाहिए। जो भी उसकी मां और उसके साथ अच्छा व्यवहार करते, वह उनका आभारी रहता, लेकिन जो भी उसकी मां को परेशान करने की हिम्मत करता, वह ऐसे सभी खतरों को खत्म कर देता।
गुरुजी, क्या आपके पास कोई और निर्देश हैं? फोन से फिर चेन झिझोंग की आवाज आई। तांग शियू ने शांत भाव से कहा, सू शांगवेन और उसकी पत्नी पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को भेजो। मैं नहीं चाहता कि जेल जाने से पहले वे मेरी मां को फिर से परेशान करें, और जब समय मिले तो एक शाम नानझा कस्बे में आना। हाँ। कॉल समाप्त हो गई। तांग शियू ने अपना फोन जेब में रख लिया। उसकी आंखों में दिख रही बेरहमी धीरे धीरे कम हो रही थी। फिर भी उसके दिल में आग सुलग रही थी। धरती पर लौटने के बाद जिस व्यक्ति से उसे सबसे ज्यादा नफरत थी वह सू शांगवेन थी। अब उसे ये कहावत समझ में आ गई थी, दूर का रिश्तेदार पास के पड़ोसी जितना अच्छा नहीं होता। कम से कम पड़ोसी तो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा सकते थे, सिर हिला सकते थे और अभिवादन कर सकते थे, लेकिन रिश्तेदार अपने उस निर्मम रक्त संबंध का फायदा उठाकर लगातार उसके परिवार के लिए मुसीबतें खड़ी करते रहते थे। उस विशाल रात में तांग शियू को घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह विचार कर रहा था, पृथ्वी पर लौटने के बाद उन्हें मामलों से निपटने में बाध्यता महसूस होने लगी। परिवार के बंधन और कानून की बाध्यताएं थीं। अमरलोक में यदि कोई उन्हें अपमानित करने का साहस करता तो वे बिना किसी संकोच के उसे मार सकते थे, लेकिन इस दुनिया में हमेशा कई तरह की चिंताएं बनी रहती थीं। वह निर्दयी व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते थे कि मुसीबतें एक के बाद एक आती रहें। उनके विचार में समस्या को शुरुआत में ही सुलझा लेना सबसे अच्छा विकल्प था, लेकिन इन सीमाओं ने हमेशा उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोक रखा था। अभी भी बहुत कमजोर है, तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। उनके विचार में कानून कमजोरों के लिए बनाए गए थे, केवल मजबूत बनकर ही, चाहे वह अपनी साधना शक्ति हो, धन संचय हो या अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक हो, वे वास्तव में स्वतंत्र हो सकते थे। आधे घंटे बाद तांग शियू घर लौटा तो उसने देखा कि बैठक कक्ष की बत्ती अभी भी जल रही थी। उसकी मां कोट पहने बैठक कक्ष के सोफे पर बैठी थी। उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे जो सूखे नहीं थे। मां, जाकर आराम करो, तांग शियू ने हल्की सी आह भरी और धीरे से कहा। सू लिंग्यू ने तांग शियू की ओर देखा और घबराकर पूछा, शियू तुम उसे ले गई थी? तांग शियू ने सू लिंग्यू की बात काटते हुए गंभीरता से कहा, मां, मैंने एक टैक्सी बुलाई और ड्राइवर से उसे वापस भेजने को कहा, और मैं आशा करती हूँ कि अब से आप उस व्यक्ति को अपने मन से निकाल दें, अन्यथा न केवल आप दुखी और परेशान होंगी बल्कि मेरा भी भला नहीं होगा। यह मत भूलिए कि उसने पहले हमारे साथ कैसा व्यवहार किया था। सू लिंग्यू हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार वह है ही। तांग शियू ने सीधे अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया और गहरी आवाज में कहा, मां, अगर सू शांगवेन की कंपनी दिवालिया नहीं होती और वो अमीर बना रहता है तो शायद भविष्य में वो और भी तरक्की कर ले, लेकिन वो हमसे दिल से नफरत करता है और नहीं चाहता कि हम चैन से रहें। क्या आप तब तक इंतजार करना चाहती हैं जब तक वो और भी अमीर और ताकतवर न हो जाए और आपको मजबूर होकर रेस्टोरेंट उसे सौंपना पड़े, मुझे स्कूल छोड़कर घर जाना पड़े, या फिर पहले की तरह गुंडों का एक गिरोह भेजकर हमारी दुकान तुड़वा दें और हमें तब तक पीटें जब तक हम अस्पताल में भर्ती न हो जाएं? सू लिंग्यू की आंखें सिकुड़ गईं और पुरानी यादें उसके मन में उमड़ आईं। वह स्वभाव से दयालु थी, लेकिन हद से ज्यादा परेशान होने पर उसमें उग्रता भी आ जाती थी। उसने भारी स्वर में सिर हिलाया और कहा, शियू, तुम सही कह रही हो। अगर वह हमें चैन से जीने नहीं देगा तो हम भी उसे चैन से जीने नहीं देंगे। मैं इस मामले में कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन तुम लोग कुछ भी गैरकानूनी या अव्यवस्थित काम मत करना। मां, चिंता मत करो। तांग शियू ने सिर हिलाया, उसे सोफे से उठने में मदद की और उसे बेडरूम में भेज दिया। अगली सुबह मां के जाने के बाद तांग शियू जल्दी से घर से निकला और नानझा कस्बे की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसे उस सुबह युआन चुलिंग, चेंग यानान और अन्य 2 छात्रों को पढ़ाना था और जिंगमिन द्वीप के बयान रेस्तरां के लोग पहले ही नानझा कस्बे में पहुंच चुके थे और उसका इंतजार कर रहे थे। कल खरीदे गए तियानशान स्नो लोट्स के बारे में बहुत सोचने के बाद उसने स्वयं औषधि बनाने का निर्णय नहीं लिया। आखिरकार उसकी वर्तमान साधना सीमित थी और उच्च श्रेणी की औषधियां बनाने में बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च हो जाती। यद्यपि जी चिमेई घायल थी, वह रसायन शास्त्र समझती थी और औषधि बनने के बाद यह उसके घावों को भी ठीक कर देगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम कीमती अयस्कों की खोज करना है। मेरे पास पहले से ही शून्य विभाजन पत्थर है, इसलिए जैसे ही मैं एक स्थानिक पात्र को परिष्कृत करने के लिए सभी सामग्री एकत्र कर लूंगा, मुझे इसे जल्दी से परिष्कृत करना होगा। बाहर जाते समय हमेशा सामान हाथ में लेकर चलना बहुत असुविधाजनक होता है। तांग शियू तियानशान स्नो लोट्स लेकर नानझा टाउन लौट पाए, उसे स्वयं आई हुई जी चिमेई को सौंप दिया और उसे विदा करने के बाद शयन कक्ष की खिड़की के पास खड़ी होकर सोचने लगी। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं। तांग शियू का हृदय आंतरिक राक्षसों द्वारा अनगिनत परीक्षाओं से गुजर चुका था, जिससे वह लोहे की तरह कठोर हो गया था। फिर भी उसे अमर लोक में मौजूद खजानों की याद आती थी। 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। आखिरकार कॉलेज प्रवेश परीक्षा आ ही गई। शिंगचेंग नंबर 1 मिडिल स्कूल के गेट पर जब तांग शियू टैक्सी से पहुंचा तो उसने पाया कि उसके सभी सहपाठी पहले से ही वहां मौजूद थे और कक्षा के शिक्षक हान कीगवू छात्रों की संख्या गिन रहे थे। तांग शियू, आखिरकार तुम आ ही गए। हान कीगवू ने तांग शियू को देखा और आखिरकार राहत की सांस ली। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था, इसलिए मुझे थोड़ी देर हो गई। हान कीगवू ने गुस्से से कहा, क्या तुम पहले नहीं आ सकते थे? अब तो हमारी बारी आने वाली है। परीक्षा कक्ष में पहुंचकर घबराओ मत, अपना पूरा जोर लगाओ और अच्छे अंक लाने की कोशिश करो, चिंता मत करो। तांग शियू ने सिर हिलाया। जल्द ही अपने पहचान पत्र और प्रवेश टिकट की जांच के बाद कक्षा 10 के छात्र कतार में खड़े होकर स्कूल के गेट से अंदर गए। अंदर प्रवेश करने के बाद वे अपने अपने परीक्षा कक्षों की ओर अलग अलग हो गए। बॉस, मैं परीक्षा कक्ष संख्या 36 में हूँ। आप किस परीक्षा कक्ष में हैं? युआन चुलिंग ने अपना स्टेशनरी बैग पकड़े हुए और तांग शियू के करीब झुकते हुए पूछा। 18, तांग शियू ने कहा। युआन चुलिंग के चेहरे पर थोड़ी निराशा झलक रही थी और उसने कहा, यह अफसोस की बात है कि हम एक ही परीक्षा कक्ष में नहीं हैं, अन्यथा मुझे पूरा विश्वास है कि मैं देश के सर्वश्रेष्ठ प्रमुख विश्वविद्यालयों में प्रवेश पा सकता था। तांग शियू ने गुस्से से कहा, ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा पहले से अलग है, नकल करना लगभग असंभव है। आपको अपने उन कुटिल विचारों को त्याग देना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपनी वास्तविक क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। तथापि वह मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी सोचा था कि जहां दूसरों के लिए नकल करना असुविधाजनक था, वहीं उसके लिए ये बहुत सुविधाजनक था। परीक्षा के दौरान जब तक वह अपनी दिव्य चेतना को जागृत रखता, वह कक्षा में बैठे अनगिनत छात्रों के परीक्षा पत्रों पर लिखे
उत्तरों को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अगर सिर्फ कुछ ही जवाब होते तो नकल करना शायद उतना कारगर नहीं होता, लेकिन सैकड़ों जवाबों के साथ साथ अपने खुद के ज्ञान को देखते हुए तांग शियू को लगा कि अगर वह अच्छे अंक हासिल नहीं कर सका तो वह सचमुच अपनी प्रतिभा को बर्बाद कर रहा होगा। परीक्षा प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए। तांग शियू ने सभी प्रश्नों को शुरू से अंत तक सरसरी तौर पर पढ़ा, फिर तेजी से लिखना शुरू किया। लगभग आधे घंटे में उसने पूरे प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। इस बार उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। 10 साल की कड़ी मेहनत सफलता के इस पल के लिए थी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा 1 दशक से अधिक के ज्ञान का प्रमाण थी। तांग शियू ने अपने उत्तरों की एक बार जांच की। ऊब के मारे उसने अपनी दैवीय बुद्धि का प्रयोग करते हुए अन्य छात्रों के उत्तरों का अवलोकन करना शुरू किया। उसे आश्चर्य और निराशा दोनों हुई, क्योंकि उसके आसपास के छात्रों के उत्तर आश्चर्यजनक रूप से कम सटीक थे। एक छात्र ने तो सबसे बुनियादी निबंध प्रश्न का उत्तर भी विषय से हटकर लिख दिया था। समय पूर्ण हुआ। निरीक्षक ने समय समाप्त होने पर कहा, सुबह चीनी भाषा की परीक्षा, दोपहर में गणित की परीक्षा और अगले 2 दिनों की परीक्षाएं छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं के बीच संपन्न हुई। तांग शियू की परीक्षाएं बहुत सहज और सुखद रहीं। चूंकि उसे आखिरकार कक्षा में समय बर्बाद नहीं करना पड़ा, इसलिए 2 महीने से अधिक की छुट्टियों ने उसे असीम स्वतंत्रता का एहसास कराया। स्कूल लौटने के बाद तांग शियू ने कक्षा 10 के अपने सहपाठियों के साथ सिर्फ एक तस्वीर ली और तुरंत चला गया। कक्षा 10 के अपने सहपाठियों के साथ उसकी ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं थी। केवल युआन चुलिंग और चेंग यानान ही उसके करीबी थे। बॉस, मेरे पिताजी ने मृत्युदंड दिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आपको अपने घर मेहमान के रूप में आमंत्रित करना ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं। युआन चुलिंग मुस्कुराते हुए तांग शियू के पीछे पीछे स्कूल के गेट से बाहर निकली। तांग शियू ने स्कूल के गेट के बाहर सड़क पर खड़ी मर्सिडीज बेंज सेडान और कार के दरवाजे के पास खड़े ड्राइवर पर एक नजर डाली और फिर कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, क्या आपने तय कर लिया है कि आप किस कॉलेज में जाएंगे? युआन चुलिंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मैं दानवों की राजधानी जा रही हूँ। तांग शियू आश्चर्यचकित होकर बोली, क्या तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि तुम शाही राजधानी जाओ? तुम दानवों की राजधानी क्यों जा रहे हो? युआन चुलिंग ने गंभीरता से कहा, मेरा स्वभाव राजमहल में पढ़ाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। वहाँ की व्यवस्था बहुत सख्त है और वहाँ बहुत सारे अयाश लोग हैं। अगर मैं सचमुच राजमहल चली भी गई तो कौन जाने कब किसी अयाश से मेरी लड़ाई हो जाए। क्या लोग नहीं कहते कि एक ताकतवर अजगर भी एक साधारण सांप को नहीं हरा सकता? मैं शिंगचेंग में तो ठीक हूँ, लेकिन राजमहल में मेरी कोई औकात नहीं। वहाँ न जाना ही बेहतर है, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे परेशानी उठानी पड़ेगी। तांग शियू अचंभित होकर हंस पड़ा, मुझे आपसे इतनी समझदारी की उम्मीद नहीं थी। दानवों की राजधानी जाना भी अच्छा है। ये देश का सबसे समृद्ध शहर है, एक वित्तीय केंद्र है। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई और मेहनत करें तो शायद आप दानवों की राजधानी में भी कुछ हासिल कर लें। युआन चुलिंग हंसते हुए बोली, मालिक, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो या नहीं? साफ साफ जवाब दो। मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो घर पहुंचते ही मेरे पिताजी मेरी खूब पिटाई करेंगे। जाना। तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह समझ गया था कि युआन जिंगशुआन का उसे अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का क्या मतलब था। अपहरण की घटना को अब 1 महीने से अधिक समय बीत चुका था। चूंकि पुलिस ने दोबारा उनकी तलाश नहीं की थी, इसका मतलब था कि युआन जिंगशुआन और झाओ जिंग ने उसकी संलिप्तता का खुलासा नहीं किया था। वह ये भी जानता था कि कुछ लोग जिन पर किसी का एहसान होता है, वे भले ही एक शब्द भी न कहें, लेकिन वे हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। अध्याय 163 रहस्य, लगातार 10 अध्याय। कृपया वोट करें। तांग शियू युआन चुलिंग के घर जाने के लिए इसलिए राजी हो गया क्योंकि वह युआन जिंगशुआन और झाओ जिंग को दिलासा देना चाहता था और यह भी समझना चाहता था कि दंपति तलाक का नाटक क्यों कर रहे हैं। आखिरकार युआन चुलिंग ने उसके साथ खुलकर और ईमानदारी से बात की थी, और अगर वह युआन चुलिंग के परिवार की मदद कर सकता था तो उन्हें आगे बढ़ने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये बहुत अच्छा है। युआन चुलिंग तांग शियू के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था और उसने अस्वीकृति के लिए खुद को तैयार कर रखा था। उसने जो कुछ कहा था वह भी झूठ था। वह वयस्क था, इसलिए उसके पिता स्वाभाविक रूप से उसे मारेंगे नहीं। फिर भी युआन चुलिंग अपने माता पिता द्वारा दिए गए काम को पूरा करके बहुत खुश था। आधे घंटे बाद मर्सिडीज बेंज पहले ही गोल्डन एम्परर विला जिले में प्रवेश कर चुकी थी। इसे भी एक उच्चस्तरीय विला क्षेत्र माना जाता था, और हालांकि इसकी तुलना नानशान टाउन से नहीं की जा सकती थी, लेकिन यहाँ रहने वाले सभी लोग या तो धनी थे या कुलीन वर्ग के थे। आलीशान विला के अंदर युआन जिंगजुआन अध्ययन कक्ष में गंभीर भाव से वित्तीय विवरणों की समीक्षा कर रहे थे। उनके सामने सूट पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। बॉस, हाल ही में अज्ञात लोगों ने बार बार हमारी अनुसंधान प्रयोगशाला में घुसपैठ की है। हालांकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है और हमने उन्हें कई बार रोका भी है, लेकिन मुझे डर है कि अगर उन्हें पर्याप्त समय मिला तो वे कोई खामी ढूंढ लेंगे और हमें भारी नुकसान पहुंचा देंगे। आपका क्या विचार है? क्या हमें गोपनीय डेटा को प्रयोगशाला से किसी नई प्रयोगशाला में जल्द से जल्द स्थानांतरित कर देना चाहिए? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी और बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा। युआन जिंगजुआन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने ध्यानपूर्वक वित्तीय विवरणों को पढ़ना समाप्त किया, उन्हें अपने सामने मेज पर रखा और फिर धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, चूंकि वे हम पर कड़ी नजर रख रहे हैं, इसलिए अभी कोई कदम उठाना उचित नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम कोई कदम न उठाएं। अगर हमने उठाया तो वे अवसर का लाभ उठा लेंगे। आपको ये सिद्धांत समझना चाहिए कि बेहतरीन योजनाओं में भी खामी हो सकती है, इसलिए फिलहाल हम केवल सुरक्षा बढ़ा सकते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हिचकिचाते हुए कहा, हमारे लगभग सभी भरोसेमंद सुरक्षाकर्मी पहले से ही प्रयोगशाला में तैनात हैं। हम और सुरक्षाकर्मी कैसे भेज सकते हैं? युआन जिंगजुआन ने कहा, हमारा व्यवसाय तो आखिरकार सेना के सहयोग से ही चलता है। मैंने इस मुद्दे की जानकारी सैन्य अधिकारियों को दे दी है और मुझे विश्वास है कि वे इसका समाधान निकालेंगे। अगर वे कोई जवाब नहीं देते हैं तो मैं देश के सबसे कुशल और पेशेवर सुरक्षाकर्मियों को नियुक्त करने के लिए भारी भरकम रकम खर्च करूंगा। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति असमंजस में था। जिन सुरक्षाकर्मियों को हम पैसे देकर भर्ती करते हैं, उनकी वफादारी निश्चित रूप से अधिक नहीं होती। अगर वे बल उन्हें रिश्वत देने के लिए बड़ी रकम की पेशकश करते हैं तो मुझे डर है कि वे इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर पाएंगे। युआन जिंगजुआन ने पूछा, मैंने आपको जिस जानकारी की जांच करने के लिए कहा था, उसकी जांच कैसी चल रही है? हाल ही में गुप्त रूप से सेना से छुट्टी दिए गए विशेष बलों के उस बैच के बारे में तो खबर होनी चाहिए, है ना? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, हमने सेना से संपर्क किया है और एक सूची प्राप्त की है, और हमारे लोग भी उनके संपर्क में हैं।
हालांकि युआन जिंगजुआन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, लेकिन क्या? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने कहा, हालांकि हाल ही में सेवामुक्त हुए विशेष बलों के उस दल ने हमारे प्रति कुछ प्रतिरोध दिखाया है और उन्होंने तो हमारे भेजे गए कर्मियों से प्रतिस्पर्धा करने का प्रस्ताव भी रखा था। परिणामस्वरूप हमारे लोग आसानी से हार गए। मुझे उनसे बात करने का मौका मिला और ऐसा लगता है कि वे वुल्फ हेड नाम के एक विशेष बल कप्तान का बहुत सम्मान करते हैं। उनमें से कई ने पहले ही संकेत दिया है कि अगर हम उस वुल्फ हेड को आमंत्रित कर सकें तो वे हमारे लिए काम करने को तैयार हो जाएंगे। भेड़िए का सिर? युआन जिंगजुआन ने पूछा, क्या उस भेड़िए के सिर की पहचान की स्पष्ट रूप से जांच की गई है? अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है जैसे वह इस दुनिया का ही नहीं है। उसकी सारी फाइलें बिल्कुल खाली हैं। यहाँ तक कि जब मैंने सेना के लोगों से जांच में मदद मांगी तब भी कोई नतीजा नहीं निकला। युआन जिंगजुआन ने कहा, मैं वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मिलकर इस वुल्फ हेड की पहचान पता करूंगा। सूची यहीं छोड़ दो, तुम पहले वापस आ जाओ। ठीक है। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपने ब्रीफकेस से नामों से भरा एक कागज निकाला, उसे मेज पर रखा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। इस पल झाओ जिंग दरवाजे पर दिखाई दी। उनके चेहरे पर थोड़ी खुशी झलक रही थी और उन्होंने कहा, पतिदेव शियाओ लिंग ने मुझे संदेश भेजा है कि गाड़ी विला क्षेत्र में आ गई है। चलिए प्रवेश द्वार पर जाकर उनका स्वागत करते हैं। युआन जिंगहुआन चौंक गया, फिर अचानक खड़ा हो गया। वह अपने बेटे के सहपाठी तांग शियू के बारे में बहुत उत्सुक था। अगर तांग शियू ने उसकी पत्नी की जान बचाई होती तो वह दरवाजे के बाहर उसका अभिवादन करने की जहमत भी नहीं उठाता। हालांकि हाल ही में वह लॉन्ग ग्रुप के बड़े बॉस लॉन्ग हानविन और बाइडे फार्मास्यूटिकल के बड़े बॉस चेन शिजोंग के साथ करीबी संपर्क में था और उनसे तांग शियू के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि तांग शियू वास्तव में चेन शिजोंग का गुरु है। आज तक वह यह नहीं समझ पाया है कि चेन शिजोंग ने तांग शियू को अपना गुरु क्यों बनाया था या वह तांग शियू से क्या सीखना चाहता था। बेहद छिपा हुआ, रहस्यमय और अथाह ये युआन जिंगशुआन के मन में तांग शियू के बारे में मौजूद वास्तविक विचार थे। आंगन के द्वार के बाहर जब मर्सिडीज बेंज सेडान पार्किंग में रुकी और कार का दरवाजा खुला तो झाओ जिंग की आंखें चमक उठीं। उनकी निगाहों में उत्साह, कृतज्ञता और थोड़ा सा डर झलक रहा था। आज तक वह उस दृश्य को नहीं भूल पाई थी जब तांग शियू ने उनके सामने ही उस अपहरणकर्ता को मार डाला था जिसने उन्हें अपमानित करने की कोशिश की थी। ये सचमुच वही है। हालांकि झाओ जिंग ने तांग शियू की अनगिनत तस्वीरें देखी थीं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनका रूप देखकर उन्होंने अंततः 100% पुष्टि कर दी कि वही उनके रक्षक हैं। तांग शियू का चेहरा शांत था। युआन जिंगशुआन और झाओ जिंग को देखकर उसने युआन चुलिंग को अपना हाथ खींचने दिया और दंपति के सामने आ गया। पिताजी, माताजी, मैंने तांग शियू को आमंत्रित कर लिया है। मिशन पूरी तरह से सफल रहा, युआन चुलिंग ने हंसते हुए कहा। झाओ जिंग की निगाहें तांग शियू पर तब से टिकी हुई थीं जब से वह गाड़ी से बाहर निकला था। अपने बेटे की बात सुनकर उसने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, तांग शियू, धन्यवाद। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपका स्वागत है। मुझे भी आपका धन्यवाद करना चाहिए। मुझे धन्यवाद दो। झाओ जिंग चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी का भाव था। युआन जिंगशुआन एक समझदार व्यक्ति था और उसने तांग शियू की बातों का अर्थ तुरंत समझ लिया। उसने हाथ बढ़ाकर झाओ जिंग को अपनी ओर खींचा और मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, आखिर यह एक बड़ा मामला था। चूंकि तुम वहां नहीं रुके, इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि यह तुमने किया है। भले ही हम अपने रक्षक का एहसान चुका रहे हों, हम इसे फैला नहीं सकते। हमें यही करना चाहिए। तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, वह बात अब पुरानी हो गई है। अब से हम सब उसे भूल जाएं। आप दोनों के निमंत्रण के लिए धन्यवाद। आज मैं दंभपूर्वक उपस्थित रहूंगा। झाओ जिंग भी एक समझदार महिला थी, लेकिन वे बहुत उत्साहित थीं और पहले तांग शियू की बातों का मतलब नहीं समझ पाई थीं। अपने पति युआन जिंगशुआन की बातें सुनकर उन्हें अचानक समझ आ गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, आपका हमारे घर में मेहमान बनकर आना हमारे लिए सम्मान की बात है। इसमें बोझ की क्या बात है? आइए आइए, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। चलिए खाते पीते बातें करते हैं। युआन जिंगजुआन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, चलो अंदर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है। तांग शियू मान गया और तीनों के परिवार के पीछे पीछे विला में चला गया। उसके बाद उसने युआन चुलिंग के माता पिता से कुछ देर बातचीत की और फिर भोजन कक्ष की ओर चल दिया। युआन जिंगजुआन ने खुद शराब की एक बोतल खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तांग शियू, मैं आमतौर पर ज्यादा शराब नहीं पीता, लेकिन मुझे बढ़िया शराब इकट्ठा करने का शौक है। ये बोतल, जिसे मैंने 20 साल से अधिक समय से संभाल कर रखा है, एक बेहतरीन 100 फ्लावर ब्रू है। इसे चखकर देखिए और बताइए आपको कैसा लगता है। तांग शियू ने बान रेस्तरां में केवल वीआईपी लोगों के लिए उपलब्ध उत्तम शराबों के बारे में सोचा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो अंकल युआन को बढ़िया शराबें इकट्ठा करने का शौक है। मैं आपको किसी और दिन बढ़िया शराब की 2 बोतलें भेज दूंगा। युआन जिंगजुआन मुस्कुराई और बोली, जहां तक मुझे पता है, चेन शिजोंग के पास अच्छी शराबों का अच्छा संग्रह है। अगर आप मेरे लिए 2 बोतलें ला सकें तो ये सचमुच बहुत अच्छा होगा। उसके शब्द अचानक रुक गए और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। तांग शियू के चेहरे के भाव बदल गए और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अंकल युआन मेरे मामलों को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्हें तो ये भी पता है कि चेन शिजोंग मेरा शिष्य है। युआन जिंगशुआन ने जल्दबाजी में बोल दिया था और मन ही मन पछता रहा था। तांग शियू की बातें सुनकर वह उनमें छिपे गहरे अर्थ को समझ गया। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तांग शियू, तुम मेरे बेटे के सहपाठी और मेरी पत्नी के रक्षक हो। मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि जांच के नतीजे इतने चौंकाने वाले होंगे। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कोई साधारण बच्चे नहीं हो और मेरे इरादे समझ गए होगे। आशा है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, समझा। तांग शियू ने सिर हिलाया। युआन चुलिंग ने कहा, पिताजी, जिसे मैं अपना बॉस मानती हूँ, वह कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? तांग शियू की शैक्षणिक क्षमता अविश्वसनीय रूप से उत्कृष्ट है और वह मार्शल आर्ट में भी बहुत कुशल है। और हाँ, उसने तो व्यापार भी शुरू कर दिया है। उसके सामने मैं बिल्कुल बेकार हूँ। युआन जिंगशुआन और झाओ जिंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। युआन जिंगजुआन ने पूछा, तांग शियू, क्या तुमने अभी अभी कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास नहीं की? तुमने पहले ही कारोबार शुरू कर दिया है? किस तरह का कारोबार? क्या तुम्हें अंकल युआन से किसी तरह की मदद चाहिए? तांग शियू ने कहा, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद अंकल युआन। यह मेरा छोटा मोटा कारोबार है
और फिलहाल मुझे आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आती है तो मैं जरूर बोलूंगा। युआन जिंगजुआन मुस्कुराया और बोला। तो फिर बात पक्की हो गई। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अगर आपको कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बस पूछ लेना। जब तक मैं कर सकता हूँ मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा। युआन चुलिंग ने कहा, पिताजी मेरे बॉस को कम मत समझिए, वो वाकई कमाल के हैं। यहाँ तक कि मशहूर कांग शिया भी। युआन चुलिंग। तांग शियू ने उसे हाथ से हल्का सा धक्का दिया और धीमी आवाज में पुकारा। युआन जिंगजुआन ने अपने बेटे को देखा, फिर तांग शियू को देखा और उलझन में पूछा, कांग जिया, क्या ये वही व्यापारिक प्रतिभा है जो हाल ही में हमारे स्टार सिटी में प्रॉस्पर्स तांग ग्रुप की स्थापना करने आया है? युआन चुलिंग ने तांग शियू की ओर देखा, उसके चेहरे पर असंतोष देखा और निराश भाव से कहा, मालिक वे मेरे माता पिता हैं, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है ना? तांग शियू ने मन ही मन आह भरी, फिर युआन जिंगशुआन की ओर देखकर कहा, दरअसल मैं प्रॉस्पर्स तांग ग्रुप का मालिक हूँ। हालांकि मैं कंपनी के मामलों में शायद ही कभी दखल देता हूँ। कांग शिया आमतौर पर सब कुछ संभालती है क्या? युआन जिंगक्सुआन अचानक उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गई थीं। कांग शिया कौन थी? वह एक ऐसी व्यावसायिक प्रतिभा थी जिन्होंने कभी विश्व भर में सनसनी मचा दी थी। वॉल स्ट्रीट, जो दुनिया का वित्तीय केंद्र है, को छोड़कर चीन लौटने के बाद से उन्होंने जो कुछ भी किया था उससे साबित होता था कि वह अपनी प्रतिष्ठा के लिए किसी भी तरह से अयोग्य नहीं थी। ऐसी असाधारण व्यावसायिक प्रतिभा जिन्होंने बड़ी कंपनियों के अनगिनत निमंत्रण ठुकरा दिए थे और अनगिनत अति धनी व्यक्तियों को खेद में डाल दिया था, स्टार सिटी में एक समूह कंपनी स्थापित करने आई। और क्या वह वास्तव में तांग शियू के लिए काम कर रही थी? ये कैसे संभव हुआ? झाओ जिंग भी अविश्वास से भरी हुई थी। उसकी विज्ञापन कंपनी प्रॉस्पर्स तांग ग्रुप के ही भवन में थी, इसलिए वह कांग शिया के मामलों से भली भांति परिचित थी। वह प्रॉस्पर्स तांग ग्रुप के बारे में भी कुछ जानती थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रॉस्पर्स तांग ग्रुप तांग शियू का है, और उससे भी बढ़कर उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कांग शिया तांग शियू के लिए काम करती है। अध्याय 164। हितों का आदान प्रदान। पहला अपडेट। मासिक टिकटों की तलाश। भव्य दोपहर के भोजन में ऐसे व्यंजन परोसे गए जो आंखों, नाक और जीभ के लिए एक दावत थे, और 20 साल से अधिक पुरानी उत्तम शराब मादक थी। तांग शियू और युआन चुलिंग का पेट भरा हुआ था और वे संतुष्ट थे, जबकि युआन जिंगशुआन और झाओ जिंग को कुछ फीकापन महसूस हुआ। दोपहर का भोजन समाप्त होने के बाद भी वे सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाए थे। अंकल युआन, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? तांग शियू ने युआन जिंगशुआन की ओर देखा और कहा। युआन जिंगजुआन कुछ पल चुप रहे, फिर गंभीरता से सिर हिलाते हुए बोले, मेरे अध्ययन कक्ष में आइए। शियाओ जिंग, कृपया हमारे लिए एक केतली चाय बनाइए और उसे अध्ययन कक्ष में ले आइए। युआन चुलिंग ने आश्चर्य से पूछा, बॉस, आप मेरे पिताजी से किस बारे में बात करना चाहते हैं? आप इतने रहस्यमय क्यों बन रहे हैं? क्या मैं सुन नहीं सकती? तांग शियू ने कोई जवाब नहीं दिया। युआन जिंगक्सुआन ने गहरी आवाज में कहा, शियाओलिन, तुम बैठक में टीवी देखो। ठीक है। युआन चुलिंग ने बेबसी से कंधे उचकाए और उदासीन भाव से बैठक कक्ष की ओर चल पड़ी। युआन जिंगक्सुआन का अध्ययन कक्ष प्राचीन और साहित्यिक वातावरण से परिपूर्ण था, जिसकी दीवारों पर कई बहुमूल्य सुलेख और चित्र लटके हुए थे। डेस्क पर लैपटॉप के अलावा अध्ययन कक्ष के 4 अनमोल सामान भी रखे थे, ब्रश, स्याही, कागज और स्याही की स्याही। आसपास की किताबों की अलमारियां तरह तरह की किताबों से भरी हुई थीं। युआन जिंगजुआन ने तांग शियू को कॉफी टेबल पर आने का इशारा किया, और जब दोनों सोफे पर बैठ गए तो युआन जिंगजुआन ने पूछा, तांग शियू, तुम मुझसे अकेले में क्या बात करना चाहती हो? तांग शियू ने कहा, 2 विषय हैं। पहला, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अंकल युआन को कोई ऐसी गंभीर समस्या है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता? आपने और आपकी पत्नी ने फर्जी तलाक क्यों लिया? युआन जिंगजुआन के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया और उसने गहरी आवाज में कहा, क्या जियाओलिन ने भी तुम्हें इसके बारे में बताया था? तांग शियू ने कहा, हाँ, वह पहले बहुत परेशान था, आत्मविनाशकारी था और तुम दोनों से नफरत करता था। मैं अक्सर उसे सलाह देता था। बाद में उसे पता चला कि आप तलाक का नाटक कर रही थी, लेकिन आप उसे कारण बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसका दिल हमेशा अनिश्चितता में डूबा रहा। बेशक आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा विषय जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वह ये है कि यदि भविष्य में आपको कोई ऐसी परेशानी आती है जिसे आप हल नहीं कर सकते तो आप मुझे बता सकते हैं और मैं एक बार आपकी मदद करूंगा। युआन जिंगक्सुआन चुप हो गया। अगर उसे यह नहीं पता होता कि तांग शियू चेन जिजोंग का गुरु है, अगर उसे यह नहीं पता होता कि तांग शियू शेंग तांग ग्रुप का बड़ा बॉस है, तो शायद वह इस वादे पर उपहास करता, लेकिन इस समय वह ऐसा नहीं कर सकता था। युआन जिंगक्सुआन कुछ मिनटों तक चुप रहे, और जब झाओ जिंग सुगंधित चाय लेकर अध्ययन कक्ष से चली गई तो उन्होंने धीरे से तांग शियू की ओर देखा और सावधानी से पूछा, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तांग शियू ने उदासीनता से कहा, आप चाहें तो मुझ पर विश्वास न करें। अगर आपको लगता है कि आप इसे संभाल सकते हैं तो भविष्य में आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे मुसीबत से बहुत डर लगता है। अगर आप युआन चुलिंग के पिता नहीं होते तो चाहे आप कितने भी अमीर और बड़े बॉस क्यों न होते, मैं आपकी तरफ ठीक से देखती भी नहीं। युआन जिंगजुआन ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर धीरे से कहा, मैं अभी मुश्किल में हूँ, लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो व्यवसाय चलाता हूँ, वह गोपनीय है। ये सिर्फ मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि हमारे पूरे देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, मैं समझ गई। युआन जिंगजुआन के चेहरे पर भाव आए और उसने पूछा, मैंने सुना है कि आपकी मार्शल आर्ट बहुत अच्छी है। तांग शियू ने कहा, थोड़ा सा। युआन जिंगजुआन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, आप जैसे प्रभावशाली युवा बहुत कम हैं, और आप जैसे शांत स्वभाव के तो और भी कम हैं। जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप एक युवा व्यक्ति हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही उम्र और सामाजिक स्तर के किसी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। तांग शियू ने कहा, आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आप युआन चुलिंग के पिता हैं। अगर हमारी मुलाकात आज नहीं हुई होती, अगर हमारी मुलाकात 10 या 8 साल बाद होती, तो शायद आपको मुझे अपना आदर्श मानना पड़ता। युआन जिंगजुआन अवाक होकर हंस पड़ा, अरे बच्चे, तुम्हारी जबान तो बहुत चलती है। तांग शियू ने आत्मविश्वास से कहा, बड़ाई करने से कोई मजबूत व्यक्ति नहीं बनता, आगे का रास्ता अभी लंबा है, देखते हैं क्या होता है। रुको और देखो। युआन जिंगशुआन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अचानक उसके मन में एक विचार आया। उसने संकोचपूर्वक पूछा, तांग शियू, तुम 5 या 6 लेवल के वांछित अपराधियों को मारने में सक्षम थे, जो तुम्हारी ताकत को साबित करता
है। अगर मैं अभी आपसे कोई मदद मांगूं तो क्या आप उसे कर सकते हैं? कौन सा उपकार? तांग शियू ने शांत भाव से पूछा। युआन जिंगक्सुआन ने कहा, मेरी कंपनी के पास एक प्रयोगशाला है और हमें प्रयोगशाला के मुख्य डेटा को 2 चरणों में एक अन्य नव स्थापित गुप्त प्रयोगशाला में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मेरे व्यवसाय की सफलता या विफलता से संबंधित है और यह भी कि क्या राष्ट्रीय रहस्य लीक हो सकते हैं। अगर मैं आपसे इसे साथ ले जाने के लिए कहूं तो क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा? तांग शियू कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अगर यह राष्ट्रीय रहस्य है तो पुलिस या सेना द्वारा इसकी सुरक्षा क्यों नहीं की जाती? युआन जिंगक्सुआन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, यह अत्यंत गोपनीय जानकारी है और मैं नहीं चाहता कि पुलिस और सेना सहित अन्य लोगों या ताकतों को ये जानकारी मिले, अन्यथा मैं अपना व्यवसाय नहीं कर पाऊंगा। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, पहले बैच की वस्तुएं मुफ्त हैं। सामान के दूसरे बैच के लिए सेवा शुल्क के रूप में 10 मिलियन की लागत आएगी। यदि आप सहमत हैं तो मैं एस्कॉर्ट में मदद करूंगा। यदि इस प्रक्रिया के दौरान कोई समस्या आती है तो मैं आपको सेवा शुल्क का 100 गुना मुआवजा दूंगा। 100 बार 1 अरब युआन। जिंगक्सुआन हैरान रह गया, फिर उसने अपनी जांघ पर हाथ मारा और कहा, कोई बात नहीं, मामला सुलझ गया है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। 3 दिनों में हम डेटा का पहला बैच भेज देंगे। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, परिवहन की जिम्मेदारी मेरे लोगों की होगी और एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी आपकी होगी। तांग शियू ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि वे लोग कौन हैं जो वह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? युआन जिंगक्सुआन ने गंभीरता से कहा, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि वे हैं और एक से अधिक शक्तियां मौजूद हैं। तांग शियू ने सिर हिलाकर कहा, 3 दिन में मैं कुछ लोगों को लेकर आऊंगा। आप इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, ये पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। युआन जिंगक्सुआन ने आश्चर्य से पूछा, ये कौन है? तांग शियू ने कहा, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वे कौन हैं, बस याद रखें कि गोपनीय डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हमारी होगी। अचानक उनके चेहरे पर भाव बदल गए और उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने कहा, अंकल युआन, आपका व्यवसाय सेना से जुड़ा होना चाहिए और शायद सेना में आपके कुछ संपर्क भी हों। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मुझे बताओ। युआन जिंगक्सुआन ने सिर हिलाया। तांग शियू ने कहा, मैंने विदेश में एक एकांत द्वीप खरीदा है और वहाँ एक सुरक्षा बल स्थापित करने की योजना बना रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि सेना में कई प्रतिभाएं हैं। क्या आप मुझे सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? मुझे सेवानिवृत्त विशेष बलों के सैनिकों से ज्यादा उम्मीद नहीं है। साधारण सेवानिवृत्त फील्ड सेना के सैनिक ही काफी होंगे। संख्या की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं, 30 लोग काफी हैं। आप युआन जिंगशुआन को उम्मीद नहीं थी कि तांग शियू ऐसी कोई बात मांगेगी। उसने सहज ही अपना सिर घुमाया और अपनी डेस्क की ओर देखा। उसके मन में थोड़ा व्यंग्य का भाव था। केक का एक टुकड़ा 2 लोग भी इसे साझा करें तो भी यह भर नहीं पाएगा। तथापि अगर वे साधारण सेवानिवृत्त सैनिक होते तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होती। हालांकि तांग शियू आखिरकार अपनी पत्नी का रक्षक था और अगर वह अच्छी बातों को छिपाकर रखता तो ये कुछ हद तक अनुचित होता। क्यों न हम उसे वह सूची बता दें? उनकी क्षमताओं को देखते हुए उन अनुशासनहीन सेवानिवृत्त विशेष बलों के सैनिकों को भर्ती करना शायद मुश्किल होगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाता तो वह खुद ही उनकी भर्ती कर लेता। उस समय न केवल उसका अंतरात्मा साफ होगा बल्कि यह भी माना जाएगा कि उसने उसके साथ सही व्यवहार किया है। ये सोचकर युआन जिंगजुआन तुरंत उठकर डेस्क पर गए, सूची ली और उसे तांग शियू को सौंपते हुए कहा, यह वह सूची है जिसे प्राप्त करने के लिए मेरे अधीनस्थों ने बहुत मेहनत की है। ये सभी विशेष बलों के सैनिक हैं जो इसी साल सेवानिवृत्त हुए हैं। मैंने शुरू में उन्हें खुद भर्ती करने की योजना बनाई थी। अगर आप उन्हें भर्ती कर सकते हैं तो मैं इसे आपको दे दूंगा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं उन्हें भर्ती कर लेता हूं तो मुझे दोष मत देना। तांग शियू की नजर सूची पर सरसरी नजर की। उसने नामों और संपर्क जानकारी को याद कर लिया, फिर सूची युआन जिंगशुआन को लौटाते हुए सिर हिलाकर कहा, धन्यवाद अंकल युआन। अगर मैं उन्हें आमंत्रित नहीं कर सकता तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं तो स्वाभाविक रूप से मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं होंगे। युआन जिंगजुआन दिल खोलकर हंसी और बोली, तांग शियू, तुम मुझे ऐसा महसूस कराती हो जैसे पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं और आगे की लहरें किनारे पर आकर मर जाती हैं। वो कहावत क्या है, एक अजगर हवा और बादलों के साथ रूप बदल लेता है। आप अभी से ही इतने प्रभावशाली हैं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि भविष्य में आपकी उपलब्धियां कितनी महान होंगी। जैसा कि आपने कहा, शायद 10 या 8 साल में मुझे सचमुच आपको अपना आदर्श मानना पड़ेगा। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान के साथ युआन जिंगशुआन की प्रशंसा को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया। बाद में दोनों ने कुछ और वाक्यों तक बातचीत की, फिर तांग शियू जाने के लिए उठ खड़ी हुई। नानशा टाउन। जब तांग शियू वापस लौटा तो उसने गु यिन को सोफे पर सोते हुए देखा और घर में सन्नाटा था। मु किंगपिंग का कोई निशान नहीं था। तांग शियू ऊपर गई, एक कंबल लाई, धीरे से गु यिन को उससे ढक दिया, फिर खुद चाय का एक बर्तन बनाया और बैठक कक्ष में बैठकर उसे पीते हुए गु यिन के जागने का इंतजार करने लगी। और कुछ करने को न होने पर उसे याद आया कि उसने पहले गु यिन से क्या वादा किया था कि वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बाद उसे एक दिन के लिए बाहर खेलने ले जाएगा। इसलिए उन्होंने शिंसी रोड प्रशिक्षण कक्षा की शिक्षिका को फोन किया और उन्हें दोपहर की कक्षा स्थगित करने के लिए कहा। तांग शियू को गु यिन पसंद थी और वह सचमुच इस छोटी शिष्या से बहुत स्नेह रखती थी। आखिरकार 2 साल से अधिक समय तक अपनी शारीरिक पीड़ा सहने के बावजूद दर्द से न मरना, ये वास्तव में बहुत मजबूत सहन शक्ति थी। अगर वह होता तो गु यिन की उम्र में वह शायद बहुत पहले ही गिर पड़ा होता और मर गया होता। इसके अतिरिक्त वह बहुत समझदार और अपने माता पिता के प्रति बहुत आज्ञाकारी थी। तांग शियू एक समय गु यान एर से बहुत प्यार करता था, क्योंकि गु यान एर की पृष्ठभूमि भी बहुत दयनीय थी और उसने बहुत कष्ट झेले थे। वह जंगल में अकेली घास की तरह थी, हवा और बारिश को सहते हुए भी मजबूती से जीवित रहती थी। गु यिन और गु याना बहुत समान थे और अब गु यान एर ने उसके लिए हर तरह की कठिनाइयों का सामना किया था, यहाँ तक कि पृथ्वी पर आने के लिए समय और अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने के लिए अपनी आत्मा के बिखरने का जोखिम भी उठाया था, जिससे उसका दिल भावनाओं से भर गया था। इसलिए वह गु यिन के प्रति भी बहुत अच्छा व्यवहार करता था और उसे विश्वास था कि गु यिन भविष्य में उसे निराश नहीं करेगी। आधे घंटे बाद मु किंगपिंग बाहर से लौटी और जब उसने बैठक में तांग शियू को देखा तो वह थोड़ी चौंक गई। जब उसकी नजर अपनी बेटी पर पड़ी तो उसका दिल तुरंत गर्म हो उठा।
टैंग तांग शियू ने उसे रोकने के लिए हाथ हिलाया, उठा और पास जाकर बोला, यिनयिन अभी भी सो रही है। वह बहुत थकी हुई लग रही है, इसलिए उसे थोड़ी देर और सोने दो। मैंने अभी अभी उसकी ट्यूटर को फोन किया और उसे बताया कि वह आज दोपहर ट्यूशन न पढ़ाए। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे खेलने के लिए बाहर ले जाऊंगा। मु किंगपिंग को तांग शियू की अपनी बेटी के प्रति चिंता का एहसास हो रहा था। उसने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया और कहा, तो तुम दोनों जाओ, मैं घर के काम कर लूंगी। कल मैंने एक साथ 10 अध्याय लिख डाले और अब भी मुझे चक्कर आ रहे हैं और नींद आ रही है। कृपया जिंगे को कुछ समय आराम करने दें और फिर कुछ दिनों में फिर से अपना विस्फोट करें। आज मैं अपडेट के तौर पर 4 अध्याय प्रस्तुत करूंगा। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मुझे मासिक टिकटों के माध्यम से सहयोग करें। जितने ज्यादा मासिक टिकट होंगे, अपडेट उतने ही जबरदस्त होंगे। कैरेट अध्याय 165 अपने प्रेमी बनो। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। स्टार सिटी चिड़ियाघर। गु यिन का छोटा हाथ पकड़े हुए तांग शियू चिड़ियाघर में बांस के रास्ते पर टहल रही थी। जब दोपहर में तांग शियू ने गु यिन से कहा कि वह उसे खेलने के लिए बाहर ले जाएगा, तो वह तुरंत बड़े उत्साह से सहमत हो गई। लेकिन वह किसी मनोरंजन पार्क में नहीं जाना चाहती थी। इसके बजाय वह चिड़ियाघर आना चाहती थी। उसे खुश करने के लिए तांग शियू ने स्वाभाविक रूप से उसकी इच्छाओं का पालन किया। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? गु यिन ने अपने छोटे से चेहरे पर मुस्कान लिए कहा, गुरुजी, कृपया पूछिए। तांग शियू ने पूछा, दूसरे बच्चों को तो मनोरंजन पार्क बहुत पसंद आते हैं, लेकिन तुम्हें चिड़ियाघर क्यों पसंद है? वे छोटे जानवर प्यारे तो होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें टीवी पर देखने और असल में देखने में कोई खास फर्क नहीं है ना? गु यिन के छोटे से चेहरे से मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी आंखों में उदासी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन फिर भी उसने साहसपूर्वक कहा, मेरे पिताजी ने एक बार मुझसे वादा किया था कि वह मुझे एक दिन चिड़ियाघर ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अपने साथ नहीं लिया जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। तांग शियू को यह बात समझ आ गई और उसने सांत्वना के भाव से उसका छोटा सा हाथ धीरे से दबाया। गु यिन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने कहा, गुरुजी, कहते हैं कि एक दिन का शिक्षक जीवन भर के लिए पिता होता है। आप लंबे समय से मेरे गुरु रहे हैं और यिन के हृदय में आप मेरे पिता हैं। जब से तुम मुझे चिड़ियाघर लाए हो, मुझे कोई पछतावा नहीं है। तांग शियू का दिल खुश हो गया। उसने हाथ बढ़ाया, उसे गोद में उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यिन कितनी समझदार है। आओ स्वामी तुम्हें चूमने दें। हे गुदगुदी हो रही है। गु यिन की हंसी चांदी की घंटियों की तरह मधुर थी, जो बांस के जंगल में गूंज रही थी। रिंग रिंग रिंग। तांग शियू की जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। तांग शियू ने एक हाथ से गु यिन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपना फोन निकाल लिया। उसने कॉलर आईडी देखी और तुरंत आश्चर्य का भाव दिखाया। हेलो, मैं तांग शियू हूँ। फोन से मियाओ वेंटान की आवाज आई। तांग शियू, जिस मामले को संभालने के लिए आपने मुझे कहा था, मैंने उसे पहले ही संभाल लिया है। वे कल दोपहर तक स्टार सिटी पहुंच जाएंगे। तांग शियू ने पूछा, क्या आप उन बटलर प्रशिक्षकों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें मैंने आपको मेरे लिए ढूंढने के लिए कहा था? बिल्कुल, ये वही लोग हैं, धन्यवाद। तांग शियू के बोलने के बाद वह फोन रखने ही वाला था, लेकिन मियाओ वेंटान की आवाज फिर से आई। उसकी आवाज में थोड़ी झिझक थी। तांग शियू, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकता हूँ? मुझे हाल ही में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा है, अन्यथा मैं आपके मामले को बहुत पहले ही सुलझा लेता। तांग शियू ने पूछा, यह क्या है? मियाओ वेंटान ने कहा, शाओ मिंगज़ेन और मैंने एक सिंखोल की खोज की। हमें संदेह है कि इसके अंदर विशेष अयस्क मौजूद हैं। हमने कई बार खोजबीन करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार हम खाली हाथ लौटे हैं और यहाँ तक कि कुछ चोटें भी लगी हैं। जिन लोगों को हम अपने साथ लाए थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक सिंखोल। तांग शियू थोड़ा असमंजस में था। मियाओ वेंटांग ने समझाया, सिंखोल एक बहुत गहरा गड्ढा होता है जो तब बनता है जब कोई बाहरी अंतरिक्ष से आया उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरता है। हालांकि इस खोज का स्थान थोड़ा समस्याग्रस्त है। ये डोंगयुआन प्रांत की पुलिन पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यहाँ का इलाका खतरनाक है, जिसमें जहरीले सांप और खूंखार जानवर पाए जाते हैं, और सावधानी न बरतने पर कोई भी आसानी से दलदल में गिर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर एक संरचना मौजूद प्रतीत होती है। हमने कई बार कोशिश की और वास्तव में सिंखोल के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन सिंखोल खुद एक खड़ी पहाड़ी पर स्थित है और पहाड़ के भीतर कई भूमिगत मार्ग हैं। संक्षेप में कहें तो यहाँ की स्थिति बहुत जटिल है। तांग शियू ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अंतरिक्ष के छल्ले बनाने के लिए अयस्क सामग्री खोजने के लिए उत्सुक था और अब विशेष अयस्कों की खबर आई थी। इसलिए उसने बिना झिझक के कहा, तुम अभी कहाँ हो? मियाओ वेंटांग ने कहा, हम डोंगयुआन प्रांत के कांगबेई शहर के अंतर्गत पुलिन पर्वत श्रृंखला के पास स्थित किंगशान नामक एक छोटे से कस्बे में हैं। तांग शियू ने कहा, विदेश से आने वाले बटलर प्रशिक्षकों का काम निपटाने के बाद मैं तुरंत रवाना हो जाऊंगा। हालांकि आइए पहले से ही इस बात पर सहमति बना लें कि यदि हमें मूल्यवान अयस्क प्राप्त होते हैं, तो मुझे उसमें एक विशेष हिस्सा चाहिए। कोई बात नहीं। मियाओ वेंटांग बेहद खुश हुई और बिना किसी झिझक के सहमत हो गई। कॉल समाप्त करने के बाद तांग शियू ने गु यिन को नीचे उतारा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अब से न केवल तुम एक छात्रा बनोगी, बल्कि तुम्हारी माँ भी एक छात्रा बनेगी। मैंने विदेश से उसके लिए कुछ बहुत ही योग्य शिक्षकों को ढूंढ लिया है। गु यिन हंसते हुए बोली, माँ मुझसे ज्यादा बुद्धिमान तो बिल्कुल नहीं है। तांग शियू ने गु यिन के छोटे से चेहरे को चुटकी से दबाया और मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यिन दुनिया की सबसे बुद्धिमान है। चलो चलें, शेरों का जंगल बस आगे ही है, हम शेरों को देखने जाएंगे। हम पूरी दोपहर तांग शियू गु यिन को चिड़ियाघर ले गई, जहां उन्होंने कुछ देर बिताई और खूब आनंद लिया। शाम होते ही वह गु यिन को मैकडॉनल्ड्स में खाना खिलाने ले गया और फिर नांझा टाउन लौट आया। शाम। तांग शियू ने लॉन्ग जेन्यू से संपर्क किया और पता चला कि वह लोंगचू रेस्तरां में शराब पी रहा था, इसलिए वह तुरंत वहां पहुंच गया। विदेशी बटलर प्रशिक्षक कल आ रहे थे और उन्हें उनके लिए पहले से ही आवास की व्यवस्था करनी थी। इसके अलावा नांझा टाउन में एक उपयुक्त विला ढूंढना सबसे अच्छा होगा। रात में लोंगचू रेस्टोरेंट की नियॉन लाइटें ऐसे टिमटिमाती थीं मानो तारों का एक समूह पृथ्वी पर गिर गया हो। तांग शियू यहाँ कई बार आ चुका था, इसलिए वह इस जगह से परिचित था। गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड की याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। तांग शियू को पहचानते ही उसने उसे सीधे अंदर जाने दिया। ओह बॉस! अचानक लोंगचू रेस्टोरेंट के अंदर से एक आश्चर्यचकित आवाज आई। तांग शियू ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि वह एंडी थी, जिसका चेहरा बच्चों जैसा और रूप रंग लोली जैसा
था। तांग शियू ने थोड़ा सिर हिलाते हुए पास जाकर पूछा, क्या आप रात के खाने के लिए आए हैं? आज रात एंडी बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने फूलों वाली ड्रेस पहनी थी, उसके लंबे बाल खुले थे, उसने कम हील वाले जूते पहने थे और उसके चेहरे पर हल्का मेकअप था। तांग शियू का सवाल सुनकर उसने चंचल मुस्कान के साथ कहा, राष्ट्रपति कान को यहाँ एक चैरिटी गाला में आमंत्रित किया गया था और चूंकि वह किसी पुरुष साथी को साथ लाना पसंद नहीं करती, इसलिए उन्होंने मुझे उनके साथ चलने के लिए कहा। क्या आप भी इस चैरिटी गाला के लिए यहाँ आए हैं? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। एंडी हंसते हुए बोला, क्या बॉस यहाँ किसी महिला को ढूंढने आया है या किसी पुरुष को? आप तो बहुत ही शानदार हैं। अगर आप किसी महिला की तलाश में हैं तो मुझे शायद जलन हो जाए, आप जानते हैं ना। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने विदेशी लड़कियों के खुलेपन के बारे में सुना था, इसलिए उसने एंडी की बातों को दिल पर नहीं लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वह आदमी मेरा दोस्त है। अगर आप चैरिटी गाला में शामिल नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ क्यों हैं? क्या चैरिटी गाला पहले ही समाप्त हो चुका है? एंडी ने कहा, चैरिटी गाला अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैं जल्दी आ गया हूँ और यहाँ राष्ट्रपति कान का इंतजार कर रहा हूँ। तांग शियू ने कहा, तो फिर आप यहीं उसका इंतजार कर सकते हैं। मुझे कुछ और काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले अंदर जाता हूँ। एंडी ने तुरंत कहा, बॉस क्या आप मुझे अंदर ले जा सकते हैं? हालांकि यहाँ के सुरक्षा गार्डों ने मुझे अंदर आने दिया, लेकिन मैं यहाँ का सदस्य नहीं हूँ और उन्होंने मुझे केवल यहाँ इंतजार करने की अनुमति दी है। राष्ट्रपति कान के आने से पहले मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा, उन्होंने आपको मुख्य द्वार से तो अंदर जाने दिया, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे? एंडी ने दयनीय भाव से बार बार सिर हिलाया और कहा, हाँ, वे मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और मैंने दोपहर का खाना काफी जल्दी खा लिया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी है। तांग शियू ने सुरक्षा गार्ड की ओर हाथ हिलाया, जो लगातार उनकी ओर देख रहा था। जब सुरक्षा गार्ड तेजी से तांग शियू के सामने आया तो उसने आदरपूर्वक कहा, महोदय, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तांग शियू ने एंडी की ओर इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वह मेरी कंपनी की कर्मचारी है, इसलिए मैं उसे काम पर रख लूंगी। सुरक्षा गार्ड हिचकिचाया और बोला, सर, आप पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसलिए मैं आपको पहचानता हूँ और आपको अंदर जाने दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप किसी और को साथ लाना चाहते हैं तो मुझे अनुमति लेनी होगी। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, मैं यहाँ लॉन्ग जेन्यू को ढूंढने आया हूँ। सुरक्षा गार्ड स्तब्ध रह गया और तुरंत ही और भी अधिक सम्मानजनक भाव दिखाते हुए बोला, महोदय, चूंकि आप राष्ट्रपति लॉन्ग के मित्र हैं, इसलिए आप यहाँ एक विशिष्ट अतिथि हैं। कृपया आप दोनों। तांग शियू ने सिर हिलाया और एंडी के साथ अंदर चली गई। तांग शियू को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि एंडी सचमुच उसके साथ हाथ मिलाकर चलेगा और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड को देखकर एक मजाकिया सा चेहरा भी बनाएगा। बस एक बच्चा। तांग शियू को एंडी का व्यक्तित्व थोड़ा मनोरंजक लगा। जल्द ही तांग शियू एंडी को मुख्य भवन में ले आए। अंदर सजे धजे मेहमानों को देखकर उसने मन ही मन आह भरी, ये सोचते हुए कि लोंगचू रेस्टोरेंट में आने की इच्छा रखने वाले आम लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति को जानना होगा और उसके साथ प्रवेश करना होगा, अन्यथा मुख्य द्वार से अंदर जाना भी मुश्किल होगा। अंदर पैसे खर्च करने की तो बात ही छोड़ दें। दोनों लिफ्ट से 16वीं मंजिल पर गए। तांग शियू ने एंडी की ओर देखा और पूछा, मुझे बाद में अपने दोस्त के साथ कुछ व्यावसायिक मामलों पर चर्चा करनी है, इसलिए आप बेझिझक खाने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। एंडी ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, बॉस, क्या इसकी भरपाई हो जाएगी? तांग शियू ने झुंझलाहट से कहा, भुगतान की कोई जरूरत नहीं है, इसे एक अमीर व्यक्ति की ओर से उपहार समझें। मेरा दोस्त बहुत अमीर है, इसलिए इसका बिल उसके खाते में डाल दो और मैं उसे बाद में बता दूंगा कि वह किसी से आपकी मदद करके यहाँ का सदस्यता कार्ड बनवा ले, ताकि आप जब चाहें तब आ सकें। एंडी ने पलकें झपकाईं, उसकी टांगें तुरंत तन गईं, उसके घुटने थोड़े मुड़ गए और फिर वह तुरंत ऊपर उछल पड़ी। उसकी ऊंचाई बिल्कुल तांग शियू के चेहरे तक पहुंच गई। तांग शियू की सुरक्षा के बिना उसने उसके गाल पर चुंबन लिया। जब एंडी के पैर जमीन पर पड़े तो उसने खुशी भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे पता था, मेरे बॉस को भगवान ने मुझे बचाने के लिए भेजा है। कृपया मुझे अपनी रखैल बना लीजिए, मैं अब से आपकी अच्छी तरह सेवा करूंगी। तांग शियू अवाक रह गया। एंडी के बेहद प्यारे छोटे चेहरे को देखकर वह उसकी हिम्मत और स्पष्टवादिता से हैरान रह गया। कुछ पल की झिझक के बाद उसने अपना हाथ उठाया और एंडी के माथे को छुआ। कुछ सेकंड बाद उसने खुद से बुदबुदाया, बुखार नहीं है, वह बकवास क्यों कर रही है? एंडी की गोल गोल आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जोर से कहा, बॉस, मैं सचमुच आपकी रखैल बनना चाहती हूँ। मुझे लापरवाह लड़की मत समझो, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं अभी भी कुंवारी हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप कोशिश करके देख सकते हैं। उसकी आवाज़ थोड़ी तेज थी और वहां से गुजर रहे कई लोगों ने तुरंत अपना सिर उसकी तरफ घुमाया। जब उन्होंने तांग शियू और एंडी को देखा तो वे पहले एंडी की मासूमियत देखकर दंग रह गए और फिर वे सभी तांग शियू को हैरानी भरे भावों से देखने लगे। वे यह बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि एक मासूम सी लड़की उस लड़के की रखैल बनने की इच्छा के बारे में क्यों चिल्ला रही होगी। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनमें क्या खूबियां और योग्यताएं थीं? आसपास संयोगवश एक सुंदर और आकर्षक युवक उन दोनों के पास से गुजर रहा था। एंडी और तांग शियू की बातें सुनकर वह तुरंत रुक गया और उसकी लालची निगाहें एंडी के सीने पर मौजूद दो बड़े हथियारों पर कुछ देर तक टिकी रहीं। फिर उसने कहा, छोटी बहन, इस लड़के को रोमांस के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसकी रखैल बनना बहुत उबाऊ होगा। क्या तुम मेरी रखैल बनोगी? बड़े भाई, मैं आपको खुश करने की गारंटी देता हूँ। गुमराह आदमी। एंडी ने अपना सिर घुमाया और उस युवक को घूरकर देखा। अध्याय 166 मॉन में एक दुखद हानि। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। ये युवक हुआंगजू प्रांतीय राजधानी लाचेन के प्रतिष्ठित हुआंग परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक और एक कुख्यात रंगीन मिजाज व्यक्ति था। वह इस बार 2 कारणों से स्टार सिटी आया था, अपने पुराने दोस्तों से मिलने और एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलने के लिए जिसने हाल ही में स्टार सिटी में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की थी। एंडी की गाली सुनकर उसकी आंखों में अविश्वास का भाव आ गया। उसने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुमने मुझे क्या कहा? गुंडा? मैं गुंडा कैसे हो सकता हूँ? तुम तो किसी दूसरे आदमी की प्रेमिका बनने की बात कर रहे हो, जो अपने आप में एक शर्मनाक बात है। मैं तुमसे प्रेमिका बनने की गुजारिश करता हूँ और तुम मुझे गुंडा कहते हो? अगर मैं गुंडा हूँ तो वो क्या है? जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, फिर उसने तांग शियू की ओर दोबारा इशारा किया। उसका दिल हताशा से भरा हुआ था। एंडी ने तांग शियू की ओर मुड़कर देखा। उसकी आंखों में छोटे छोटे तारे चमक रहे थे और खुले स्नेह से उसने कहा, वह मेरे बॉस हैं और वही हैं जिन्हें मैं अपना प्रेमी बनाने वाली हूँ।
मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम मेरे बॉस के 10वें हिस्से के भी बराबर नहीं हो। नहीं, 10,000वें हिस्से के भी बराबर नहीं। पफ। शो देखने के लिए रुके हुए आसपास के मेहमान एंडी की बातें सुनकर जोर से हंस पड़े। हुआंग जू का चेहरा थोड़ा अजीब था, लेकिन फिर भी उसने सीना फुलाकर कहा, छोटी सुंदरी, तुम्हें ध्यान से देखना चाहिए। तुम्हारा भाई लोंगचू रेस्टोरेंट में आ सकता है, इससे पता चलता है कि मेरी हैसियत साधारण नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम प्रांतीय राजधानी लाचेंग जाओ और मेरा नाम पूछो तो गलियों में ऐसा कोई नहीं होगा जो मुझे न जानता हो। अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी मिलेगी, तुम जी भर के सोओगी और हाथ दुखने तक पैसे गिनोगी। कैसा रहेगा? बुरा नहीं है ना? एंडी ने हुआंग जू को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा और ताना मारते हुए कहा, तुम सिर्फ कुछ सिक्कों के दम पर दिखावा कर रहे हो। खुद को क्या समझते हो, राष्ट्राध्यक्ष हो या दुनिया के सबसे अमीर आदमी? लांचिंग में हर कोई तुम्हें जानता है। क्या तुम लिंग परिवर्तन करवाने वाली ब्रिटनी स्पीयर्स हो? तीखा तीखा एंडी के शब्द हुआंग जू के दिल में चाकू की तरह चुभ गए, जिससे उसका चेहरा तुरंत जिगर की तरह लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी कोमल और प्यारी परी जैसी पवित्र लड़की ऐसे जघन्य शब्द बोलेगी। तांग शियू एक तरफ खड़ी हो गई। उसने धीरे से एंडी के कंधे पर थपथपाया और हुआंग जू की ओर देखते हुए कहा, अगर तुम मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। हमें अभी और भी काम करने हैं। अगर तुम किसी के साथ खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुझाव दे सकती हूँ। हालांकि हुआंग जू एक रंगीन मिजाज का आदमी था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि यह सोचे कि तांग शियू को धमकाना वाकई आसान है। आखिर लोंगचू रेस्टोरेंट में आने वाला कोई भी व्यक्ति कमजोर नहीं होता, खासकर जब ये लांचिंग नहीं बल्कि स्टार सिटी हो। कहावत है, एक ताकतवर ड्रैगन भी स्थानीय सांप को नहीं हरा सकता। अगर उसके सामने खड़ा ये युवक कोई असामान्य व्यक्ति होता तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता था। और उनका आदर्श वाक्य था, एक बुद्धिमान व्यक्ति तब नहीं लड़ता जब परिस्थितियां उसके विपरीत हों। इसलिए हुआंग जू ने तांग शियू को सावधानी से देखते हुए पूछा, आप कौन हैं, महोदय? आपकी जबान बहुत चलती है। तांग शियू ने उदासीनता से कहा, आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। अगर यह मामला आज सुलझ जाता है तो हम अजनबी बन जाएंगे और हमारे बीच आगे कोई संबंध नहीं रहेगा। हुआंग जू ने भौहें चढ़ाकर गहरी आवाज में पूछा, तो मुझे अपना विचार बताओ। तांग शियू ने कहा, अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है तो लड़कियों को यूं ही परेशान न करें। आप सड़क किनारे किसी हेयर सैलून या फुट मसाज पार्लर में जा सकते हैं। वहाँ कीमतें सस्ती हैं और आपको अनुभवी ड्राइवर सेवा प्रदान करेंगे। क्या? हुआंग जू हक्का बक्का रह गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से तांग शियू को देखा, मानो उसे मुक्का मारने से खुद को रोक ही नहीं पाया। उसकी हैसियत क्या थी? क्या उसे सड़क किनारे के हेयर सैलून या फुट मसाज पार्लर जाने की जरूरत थी? अगर उसे औरतें चाहिए होती तो बस उंगली के एक इशारे से ही सुंदरियों की भीड़ उसके पास दौड़ पड़ती और उससे प्यार की भीख मांगती। क्या यह आदमी अंधा था या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ थी? क्या वह बिना सोचे समझे बोलता था? तांग शियू ने हुआंग जू की बात अनसुनी कर दी और एंडी को खींचकर उस निजी कमरे की ओर ले गया जहां लॉन्ग जेंग्यू था, जो गलियारे में थोड़ा आगे था। उसकी राय में हुआंग जू सचमुच कोई खास आदमी नहीं था और उससे कुछ और शब्द बोलना उसे जरूरत से ज्यादा ध्यान आकर्षित करना था। सुइट A1608। लॉन्ग जेंग्यू एक युवा और खूबसूरत लड़की को गले लगाए हुए था और अपने बगल में बैठे एक युवक से बातें कर रहा था जिसने फूलों वाली बनियान, ढीली शॉर्ट्स और चप्पलें पहन रखी थीं। सुइट के अंदर 1 दर्जन से अधिक खूबसूरत महिलाएं थीं। कुछ आपस में हंस रही थीं, कुछ माइक्रोफोन में गा रही थीं और कुछ छोटी नौकरानियों की तरह लगातार विदेशी शराब मिला रही थीं। जैसे ही तांग शियू ने दरवाजा खोला, कमरे में मौजूद 1 दर्जन से अधिक निगाहें अचानक उसकी ओर मुड़ गईं, काफी जीवंत। तांग शियू एंडी के साथ कमरे में दाखिल हुई और बढ़ते हुए लॉन्ग जेंग्यू को मुस्कुराते हुए देखने लगी। लॉन्ग जेंग्यू मुस्कुराया और गाना गा रही लड़की को हाथ हिलाकर रुकने का इशारा किया। कमरे में सन्नाटा छा जाने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, आज लॉन्चिंग से एक दोस्त आया था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ ड्रिंक्स और मौज मस्ती के लिए बुलाया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हैंडसम तांग इतनी खूबसूरत लड़की के साथ आओगे। छी छी, ये छोटी परी सचमुच बहुत सुंदर है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम्हारी नजर उस पर पड़ी। कुत्ते का मुंह हाथी दांत नहीं बोल सकता। तांग शियू ने चिढ़कर मजाक में अपशब्द कहे। लॉन्ग जेंग्यू दिल खोलकर हंसा, फिर अपने पीछे आए आलसी युवक की ओर मुड़कर बोला, फेई शान, ये वही तांग शियू है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तांग शियू, ये वही फेई शान है, लांचिंग के फेई परिवार का दूसरा बेटा। ये बेहद मनमौजी और घमंडी है, लेकिन साथ ही बेहद आराम पसंद भी। ये चरित्रवान व्यक्ति है और एक ऐसा दोस्त है जिसे गहराई से जानना चाहिए। तांग शियू को लॉन्ग जेंग्यू के दोस्तों में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन लॉन्ग जेंग्यू के प्रति सम्मान के कारण उसने फिर भी दूसरे पक्ष को हल्के से सिर हिलाकर अभिवादन किया। लेकिन फी शान में जरा भी अहंकार नहीं दिखा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, नमस्कार तांग शियू, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। हम इस बार स्टार सिटी इसलिए आए हैं, पहला तो यंग मास्टर लॉन्ग से मिलने के लिए और दूसरा आपसे मिलने के लिए, जिनकी ख्याति आपसे पहले ही फैली हुई है। कुछ गड़बड़ है क्या? तांग शियू ने पूछताछ की। तांग शियू के सवाल से फी शान स्तब्ध रह गया। मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ बोला, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकता? ये देखकर लॉन्ग जेंग्यू ने झट से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मेरी इतनी तारीफें सुनने के बाद वह आपसे मिलना चाहता है। भविष्य में अगर आपको तांग शियू लाचेंग में कोई काम हो तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं। यह आदमी लाचेंग का बड़ा आदमी है, वह कई काम संभाल सकता है। संपर्क? तांग शियू को लॉन्ग जेंग्यू की बात समझ आ गई थी। उसने फी शान को सिर हिलाकर कहा, आज मुझे लॉन्ग जेंग्यू से कुछ बात करनी है, बाद में अलग से बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है, फी शान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी दरवाजा फिर से खुला और गुस्से से लाल चेहरा किए हुए हुआंग जू उदास होकर अंदर आया। कमरे में तांग शियू और एंडी को देखकर वह चौंक गया, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर गया और उसने तांग शियू को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, बच्चे, तुम अभी बचकर निकल गए, किस्मत अच्छी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। यह मत सोचो कि यह स्टार सिटी है तो मैं तुमसे निपट नहीं सकता। तांग शियू ने असमंजस भरी नजरों से हुआंग जू को देखा, फिर लॉन्ग जेंग्यू की ओर मुड़कर पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? लॉन्ग जेंग्यू ने तुरंत कहा, तांग शियू, क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी है? वह मेरा एक और दोस्त है, हुआंग जू, जो लाचेंग में हुआंग परिवार का सबसे बड़ा युवा मालिक है। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा। लॉन्ग जेंग्यू, पहले तो मुझे लगा था कि एक जैसे लोग एक साथ
रहते हैं वाली कहावत बिल्कुल सही है, लेकिन आज लगता है मैं गलत था। यह आदमी अच्छा नहीं है और तुम लोग इसके साथ उलझ रहे हो। छोड़ो, तुम लोग मजे करो, मैं पहले जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। लॉन्ग जेंग्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ तांग शियू को रोका, फिर हुआंग जू को घूरते हुए दहाड़ा, तुम्हें क्या हुआ है बच्चे? मैं तुम्हें तांग शियू से मिलवाने लाया और तुम अंधे हो। मैं तांग शियू का स्वभाव जानता हूँ, वह कभी जानबूझकर मुसीबत मोल नहीं लेते। क्या तुमने कुछ गलत किया है? क्या तुमने भाई तांग को नाराज किया है? हुआंग जू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या ये तांग शियू है? लॉन्ग जेंग्यू ने गुस्से से कहा, बेशक वह तांग शियू है। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि भाई तांग आज रात आने वाले हैं? हुआंग जू के चेहरे पर अजीब सा भाव था। अपने और तांग शियू के बीच पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए उसने कड़वी मुस्कान के साथ हाथ फैलाए और कहा, भाई तांग, मैंने पहले जल्दबाजी कर दी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप तांग शियू होंगे। मैंने लॉन्ग जेंग्यू से आपके कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। ये तो बाढ़ से ड्रैगन किंग का मंदिर बह जाने जैसा है, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे को पहचान नहीं पाते, है ना? हाँ हाँ, तांग शियू ने मन ही मन आह भरी। उसे हुआंग जू का स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था, जो आसानी से मुसीबत मोल ले लेता था। आखिर अगर ऐसा व्यक्ति अमरलोक में होता तो अब तक 800 बार मारा जा चुका होता। लेकिन चूंकि वह लॉन्ग जेंग्यू का मित्र था और तांग शियू को लॉन्ग जेंग्यू से एक काम भी करवाना था, इसलिए उसने इस मामले को आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाई। भूल जाओ, चलो मान लेते हैं कि पहले कुछ हुआ ही नहीं था। बस आगे से सावधान रहना, दूसरों को उकसाने से पहले उनके बारे में जानकारी हासिल कर लेना सबसे अच्छा है, वरना आसानी से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तांग शियू के उपदेश से हुआंग जू थोड़ा असंतुष्ट था, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया। लॉन्ग जेंग्यू मुस्कुराया और तांग शियू को सोफे पर बैठने के लिए खींच लिया, फिर बाकी महिलाओं को बाहर भेज दिया। तभी उसने पूछा, भाई तांग, आपने पहले कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तांग शियू ने कहा, पहले कुछ खाना लाओ और एंडी को खाने दो। लॉन्ग जेंग्यू ने अपने बगल में लगी घंटी दबाई और एक वेटर तुरंत आ गया। लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू की बात दोहराई और लॉन्ग चू रेस्टोरेंट के कई खास व्यंजन ऑर्डर किए। फिर उसने तांग शियू की तरफ देखकर कहा, अब क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर ये क्या है? तांग शियू ने कहा, मैंने किसी से विदेश से कुछ गृहकार्य प्रशिक्षकों को आमंत्रित करने के लिए कहा है और वे कल स्टार सिटी पहुंचेंगे। मैं उन्हें नानझा टाउन में ठहराने की योजना बना रहा हूँ। चूंकि यह आपका इलाका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कुछ संपर्क स्थापित करने में मदद करें और देखें कि क्या कोई विला किराए पर देने को तैयार है। मुझे कुछ महीनों के लिए किराए पर विला चाहिए। लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू को अजीब नजर से देखा और कहा, क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो बच्चे? क्या तुम्हें पता है कि मैंने अभी अभी नानझा टाउन में एक विला खरीदा है? तांग शियू ने हैरानी से पूछा, आपने एक खरीदा? नानझा कस्बे में? लॉन्ग जेंग्यू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो सिर्फ एक ही अपने लिए रखा था। क्या मैंने तुम्हें नहीं दिया था? संयोग से मेरा एक दोस्त विदेश जाने की तैयारी कर रहा है और वह नानझा टाउन में खरीदा हुआ अपना विला बेचना चाहता है। मैं तो बस उसे फिर से सजाने के लिए पैसे खर्च करने ही वाला था। हाँ हाँ, लॉन्ग जेंग्यू के निराश चेहरे को देखकर तांग शियू दिल खोलकर हंसा। मुस्कुराते हुए उसने कहा, पहले कुछ महीनों के लिए विला मुझे किराए पर दे दो। जब वे विदेशी हाउसकीपर ट्रेनर चले जाएंगे तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। लॉन्ग जेंग्यू ने सिर हिलाया और आह भरी, तुम सचमुच मेरे जानी दुश्मन हो। खैर, मैंने अभी तक इसे सजाया नहीं है, इसमें रहने में थोड़ा समय लगेगा। अगर तुम इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर लो। मैं अपने चचेरे भाई से आज रात तुम्हारे घर चाबी भिजवा दूंगा। तुम्हारा चचेरा भाई? तांग शियू थोड़ा असमंजस में था। अध्याय 167 16 चौथा अद्यतन, मासिक टिकटों की मांग। लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू की उलझन भरी आंखों को देखा, उसके होठों पर एक मुस्कान थी और उसने कहा, लॉन्ग जुयाओ मेरी चचेरी बहन है, क्या तुम्हें नहीं पता था? तांग शियू ने हैरानी से कहा, वह तुम्हारी चचेरी बहन है? मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन खैर मैं लापरवाह थी। लॉन्ग उपनाम वाले लोग ज्यादा नहीं हैं। तुम भी लॉन्ग हो, वह भी लॉन्ग है और वह नानशा टाउन की प्रॉपर्टी मैनेजर भी है। उसका तुम्हारा रिश्तेदार होना स्वाभाविक है। लॉन्ग जेंग्यू ने हंसते हुए कहा, तो फिर इस मामले का फैसला अप्रिय तरीके से हुआ है। मुझे उदास होने से बचाने के लिए आज रात आपको हमारे साथ कुछ ड्रिंक्स पीनी होंगी। तांग शियू ने एंडी की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं यहीं रुककर आप सबके साथ कुछ ड्रिंक्स लूंगी। ये एंडी है, कांग शिया की काबिल सहायक। वो बाद में कांग शिया के साथ एक चैरिटी नीलामी में जाएगी और उसे अभी भूख लगी है। जब खाना आ जाए तो उसे पहले कुछ खाने को दे देना ताकि उसका पेट भर जाए। लॉन्ग जेंग्यू आश्चर्यचकित होकर बोली, एंडी? वही मशहूर दुष्ट चुड़ैल एंडी। एंडी ने शर्माते हुए हंसते हुए कहा, श्रीमान लॉन्ग, क्या आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं? हालांकि मैं चीनी भाषा में बहुत धारा प्रवाह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कुछ गड़बड़ का आभास हुआ है। ओह! लॉन्ग जेंग्यू का चेहरा जम गया और उसने चुपके से अपनी आंखें घुमाईं। चीनी भाषा में माहिर नहीं? एक विदेशी लड़की जो चीनी भाषा में माहिर नहीं है, उसके शब्दों का छिपा अर्थ कैसे समझ सकती है? सिर हिलाते हुए लॉन्ग जेंग्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह मेरी जबान फिसल गई थी। जो लोग तुम्हें दुष्ट चुड़ैल कहते हैं वे अंधे हैं। तुम इतनी प्यारी हो मानो कोई परी नश्वर दुनिया में आ गिरी हो। बिल्कुल भी दुष्ट चुड़ैल जैसी नहीं। अगर मैंने कभी किसी को तुम्हें फिर से दुष्ट चुड़ैल कहते सुना तो मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा। हे। एंडी हंस परी खुशी से झूम उठी, उसके दोनों उभरे हुए स्तन तूफानी लहरों की तरह उछल रहे थे। तांग शियू समेत वहां मौजूद हर आदमी अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाया। बहुत लुभावना, सचमुच लुभावना। चारों उग्र स्वभाव के पुरुष आपस में बुदबुदाए, तुम न तो कोई दुष्ट चुड़ैल हो, न ही कोई देवदूत, तुम तो बस एक छोटी सी जलपरी हो जो देश में विपत्ति लाती है। खांसी खांसी। तांग शियू ने अपनी आंतरिक असहजता को छुपाते हुए विषय बदलते हुए कहा, लॉन्ग जेंग्यू, तुम्हारे भाई ने मुझे हाल ही में परेशान नहीं किया है। वह आदमी कहाँ गया? ये सुनकर लॉन्ग जेंग्यू ने सिर हिलाया और हल्के से हंस पड़ा। वह ब्लू सिटी चला गया। मुझे नहीं पता वह लड़का क्या सोच रहा है, लेकिन उसने मेरे पिताजी से कहा कि वह अपना करियर शुरू करना चाहता है, इसलिए वह पहले ब्लू सिटी जाकर नाम कमाएगा और फिर मैजिक सिटी में तरक्की करेगा। इसलिए उसने मेरे पिताजी से 5 मिलियन मांगे और ब्लू सिटी गए हुए उसे 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं और उसने एक शब्द भी नहीं कहा है। क्या उसने सचमुच स्टार सिटी छोड़ दिया? तांग शियू ने आश्चर्य से पूछा। लॉन्ग जेंग्यू ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा लगता है कि आपको कुछ पता है? तांग शियू मुस्कुराई, मैंने उससे कहा कि वह बाहर जाकर अपना रास्ता खुद बनाए।
मुझे लगा कि अगर वह हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के संरक्षण में रहेगा तो भविष्य में वह कुछ खास नहीं कर पाएगा। वह होशियार है और व्यापार की समझ रखता है, लेकिन उसमें महत्वाकांक्षा की कमी है। मैंने उसे थोड़ा प्रोत्साहित किया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सचमुच दुनिया में निकलकर कोशिश करेगा। बुरा नहीं है। फीशान और हुआंग जू ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों लॉन्ग जेंगलिन को जानते थे और उसके घमंडी स्वभाव को समझते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह तांग शियू की बात इतनी ध्यान से सुनेगा और उसकी राय को इतना महत्व देगा। पल भर में तांग शियू के बारे में उनकी धारणा और भी गहरी हो गई। हुआंग जू ने कहा, युवा स्वामी लॉन्ग, आपका दूसरा भाई ब्लू सिटी भाग गया और उसने मुझसे संपर्क तक नहीं किया। ये भाईचारे का व्यवहार नहीं है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं उसे ढूंढ लूंगा। वह जो भी व्यवसाय करना चाहेगा मैं उसे हर तरह से मदद करूंगा। फीशान भी मुस्कुराई और बोली, अगर कहीं और होता तो शायद मैं ज्यादा मदद न कर पाती, लेकिन ब्लू सिटी में हमारी बातों का अभी भी असर है। आपके दूसरे भाई को हल्के में नहीं लिया जा सकता और ब्लू सिटी में उनका सामना जरूर किसी बड़े अधिकारी से होगा। कहावत है ना, एक बुरे इंसान को सबक सिखाने के लिए एक और बुरे इंसान की जरूरत होती है। ब्लू सिटी में हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। लॉन्ग जेंग्यू ने मेज से मिश्रित विदेशी शराब का एक गिलास उठाया, एक गिलास तांग शियू को दिया, फिर अपना गिलास उठाकर कहा, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैं आप सभी को टोस्ट करता हूँ। चीयर्स। एक गिलास वाइन पी ली। तांग शियू ने अपने होंठों को चटकाते हुए सिर हिलाया और कहा, मैंने इस विदेशी शराब के बारे में सुना तो है, लेकिन कभी पी नहीं है। ये सचमुच बहुत खराब है। मुझे लगता है कि हमारी घरेलू तेज सफेद शराब ज्यादा स्वादिष्ट होती है। फीशान की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत पास की एक अलमारी के पास गया, बिना लेबल वाली शराब की एक बोतल उठाई और अपनी सीट पर लौटकर उसे तांग शियू को देते हुए बोला, भाई तांग एक मर्द हैं, उन्हें पता है कि हम मर्दों को तेज शराब पीनी चाहिए। नीले शहर से लाई हुई इस शराब की बोतल को आप क्यों नहीं चखते? तांग शियू ने बोतल को हाथ में लिया, लेबल पर जनता की सेवा करें शब्द देखे और अंदर पीले रंग की शराब देखी और आश्चर्य से पूछा, क्या यह वही पौराणिक विशेष आपूर्ति वाली शराब है? फीशान ने अंगूठा ऊपर करके तारीफ की, भाई तांग, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह वाकई सैन्य क्षेत्र से मंगाई गई एक खास शराब है। मेरा भाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एक सैन्य विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ है और वह मेरे दादाजी के लिए ये शराब लाया था। मैंने इसे चुपके से बाहर निकाल लिया। उसने बताया कि यह शराब लगभग 30 साल पुरानी है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र की एक खदान के तहखाने में रखी गई थी। इसे लगभग 6 महीने पहले ही बाहर निकाला गया था। तांग शियू ने हल्की सी मुस्कान दी। 30 साल पुरानी उत्तम शराब की तो बात ही छोड़िए, उन्होंने हजारों साल पुरानी उत्तम शराब भी खूब पी थी। फिर भी पृथ्वी पर 30 साल पुरानी शराब को भी उत्तम शराब ही माना जा सकता है। उसने बोतल का ढक्कन खोला और 4 गिलास भर लिए। उसने एक गिलास उठाया और उसे पी लिया। तुरंत ही उसकी जीभ पर एक तेज मधुर स्वाद का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे आग का गोला उसके गले से नीचे उतरकर उसकी छाती में फट गया हो। तीव्र गर्मी तेजी से उसके पेट में फैल गई और धीरे धीरे उसके अंगों और हड्डियों तक पहुंच गई। आरामदायक। तांग शियू आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे लगा कि यह शराब 100 फीस्ट रेस्टोरेंट की बेहतरीन शराबों से भी कहीं बेहतर स्वाद वाली है। अचानक उनके मन में खुद बढ़िया शराब बनाने की इच्छा जागी। आखिर इस दुनिया में शराब के शौकीन तो बहुत हैं, और अगर उन्हें ऐसे लोग मिल जाएं जो वाकई बढ़िया शराब की कदर करते हों और उन्हें अपनी बनाई शराब चखा सकें, तो यह वाकई खुशी की बात होगी। तांग शियू को शराब बनाने की कला आती थी और उनके द्वारा बनाई गई उत्तम शराबें निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ शराबों में से थीं। इस समय फीशान की आंखें असाधारण रूप से चमक रही थीं, मानो उन्हें कोई हमसफर मिल गया हो। उन्हें तांग शियू के साथ एक नया जुड़ाव महसूस हुआ और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, भाई तांग की प्रशंसा पाकर लगता है कि शराब की यह बोतल चुराना सही था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई तांग भी शराब के शौकीन होंगे। बस अफसोस की बात है कि इतनी बढ़िया शराब इतनी दुर्लभ है, वरना हम भविष्य में जी भर कर पीते। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, अगर आप बढ़िया शराब पीना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। अगर मैं विश्वविद्यालय के लिए ब्लू सिटी जाऊंगी तो मैं आपके लिए कुछ अच्छी शराब लाऊंगी और मैं गारंटी देती हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। एक बार विचार उत्पन्न हो जाए तो उस पर अमल करना जरूरी है। तांग शियू ने कुछ समय निकालकर बढ़िया शराब बनाने की योजना बनाई। वैसे भी शराब बनाने की सामग्री आसानी से मिल जाती और शराब की कीमत भी बहुत कम थी। गर्मियों की छुट्टियों में उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए शराब बनाने का यह अच्छा समय था। अगर वह सारी शराब नहीं पी पाता तो वह उसे अपनी माँ के रेस्तरां में भेज सकता था। फीशान ने उत्सुकता से पूछा, भाई तांग के पास अच्छी शराब है? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, अभी नहीं, लेकिन मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ। फीशान आश्चर्यचकित होकर बोला, भाई तांग शराब बना सकते हैं? तांग शियू मुस्कुराया और बोला, मैंने इसे पहले भी बनाया है और इसका स्वाद काफी अच्छा था। फीशान ने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, भाई तांग, लगता है आप सिर्फ शराब के शौकीन ही नहीं हैं, बल्कि शराब के प्रति दीवाने हो गए हैं। मुझे आपकी बनाई हुई बेहतरीन शराब का बेसब्री से इंतजार है। जब भी आप ब्लू सिटी आएं, मैं ब्लू सिटी के सबसे अच्छे होटल में आपके स्वागत में एक भोज का आयोजन करूंगा। हुआंग जू ने फीशान के कंधे पर थपथपाते हुए हंसते हुए कहा, भाई तांग के स्वागत भोज की मेजबानी करने की बारी तुम्हारी कैसे आ गई? मैंने आज कुछ गलत बोल दिया और अभी तक मुझे एक घूंट शराब की सजा भी नहीं मिली। भाई तांग बड़े उदार हैं और मुझे बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन मैं हुआंग जू इसे याद रखूंगा। जब भाई तांग ब्लू सिटी आएंगे तो मैं ही मेजबानी करूंगा। और हाँ, मुझे भाई तांग द्वारा खुद बनाई गई बढ़िया शराब का स्वाद भी चखने को मिलेगा। हाँ हाँ, तांग शियू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि वह हुआंग जू को खास पसंद नहीं करता था, लेकिन कहावत है कि मुस्कुराते हुए चेहरे पर प्रहार नहीं करना चाहिए। चूंकि हुआंग जू बार बार सद्भावना दिखा रहा था, इसलिए उसे उससे दूरी बनाए रखने की जरूरत नहीं थी। इससे ज्यादा और क्या, उन्हें एक सिद्धांत की गहरी समझ थी। चीन में संपर्क वास्तव में एक शक्तिशाली हथियार थे। यदि इनका सही उपयोग किया जाए तो भविष्य में कई चीजें बहुत सुविधाजनक साबित होंगी। एमडी को शराब में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने उनकी बातचीत ध्यान से सुनी। खासकर जब उसने देखा कि लॉन्ग जेंग्यू और बाकी दोनों जानबूझकर तांग शियू से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके दिल में एक सुखद गर्माहट सी महसूस हुई और उसे लगा कि पुरुषों के बारे में उसका अनुमान वाकई सही था। वास्तव में आज रात तांग शियू की प्रेमिका बनने की उसकी घोषणा में केवल 20% गंभीरता थी, बाकी 80% मजाक था।
हालांकि वह कद में छोटी थी, पर उसका दिमाग बहुत तेज था। जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वे समझते थे कि वह लोगों से उनकी अपनी भाषा में, भूतों से उनकी भाषा में, और जो न तो इंसान थे और न ही भूत, उनसे गूढ़ तरीके से बात करने वाली स्वभाव की थी। तथापि आज रात की घटनाओं के बाद एंडी को महसूस हुआ कि वह तांग शियू के और भी करीब आ गई है। उसे ये भी एहसास हुआ कि भले ही तांग शियू एक सभ्य व्यक्ति न हो, लेकिन वह अयाश किस्म का आदमी नहीं लगता। वह 8 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ चीन आई और 6 साल तक वहां रहने के बाद अमेरिका लौट गई। अमेरिका लौटने के बाद उसने कई चीनी दोस्त बनाए, इसलिए उसे चीनी रीति रिवाजों की गहरी समझ थी। अगर उसके चेहरे की बनावट पश्चिमी न होती तो शायद कोई उसे विदेशी लड़की न समझता। अतिथिगण, आपका भोजन तैयार है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो देखने में मैनेजर जैसा लग रहा था, जब निजी कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पीछे पीछे ट्रे लिए 1 दर्जन से ज्यादा वेट्रेसें आ गईं। ढके हुए पकवानों को देखने से पहले ही खाने की खुशबू चारों ओर फैल गई। लॉन्ग जेंग्यू ने तांग शियू की ओर देखकर कहा, क्यों न हम थोड़ा और खा लें। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, बढ़िया शराब और स्वादिष्ट खाना, हमें थोड़ा और खाना चाहिए तुरंत। सभी लोग भोजन कक्ष में आ गए और जैसे जैसे एक के बाद एक व्यंजन मेज पर रखे जाने लगे, उनकी भूख तुरंत बढ़ गई। जैसे ही वे खाना पीना शुरू करने वाले थे, एंडी का फोन बज उठा। राष्ट्रपति कांग फोन कर रहे हैं। एंडी ने अपना फोन निकाला, स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को देखा और कहा। तांग शियू ने पूछा, दान की नीलामी कितने बजे शुरू होती है। एंडी ने कहा, 8:30 बज गए हैं, तो अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। तांग शियू ने कहा, जब ऐसा है तो उसे पहले यहाँ आकर कुछ खाने को कहो। उसे ये भी कहो कि आगे से वह दिन भर व्यस्त न रहे, जब आराम करने का समय हो तभी आराम करे। काम और आराम को साथ साथ करने से अधिक धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। एंडी ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, आप जैसे अच्छे बॉस का होना सचमुच हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के 4 अध्याय अपडेट हो गए हैं। जिन्हें अब आराम कर सकती है। कल से मैं फिर से कड़ी मेहनत करूंगी। पिछले कुछ दिनों से मैं पागलों की तरह मासिक वोट मांग रही थी, यहाँ तक कि वोट मांगने के सपने भी देख रही थी। कृपया मुझे समझें मेरे भाइयों और बहनों, अगर आपके पास मासिक वोट हैं तो कृपया जिंगे को समर्थन देने के लिए वोट जरूर दें। धन्यवाद। अध्याय 168 मक्खियां। पहला अपडेट, मासिक टिकटों की तलाश। रेस्तरां में हुआंग जू ने एंडी की बातें सुनी और अनजाने में ही उसके होंठ सिकुड़ गए। वह सोचने लगी, उसके जैसे अच्छे प्रेमी के साथ तुम और भी खुश रहोगी। मुझे सच में नहीं पता कि तांग शियू ने ये कैसे किया। उसके पास न केवल इतनी अद्भुत क्षमताएं हैं, बल्कि वह एक अद्वितीय सुंदरी को भी स्वेच्छा से अपनी बाहों में सौंप सकता है। थोड़े ही देर के बाद एंडी और तांग शियू के साथ होने की खबर सुनकर कांगशिया सुइट A1608 में पहुंची। वह पहले लॉन्ग जेंग्यू से मिल चुकी थी और हालांकि वह हुआंग जू और फीशान को नहीं जानती थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन किया। अंत में उसने मुस्कुराती हुई एंडी पर एक नजर डाली और उसके बगल में बैठ गई। बॉस, मैं कंपनी में दिन रात काम कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ मजे कर रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय है। क्या आप बाद में मेरे साथ चैरिटी नीलामी में चलेंगे? कांगशिया ने तांग शियू की ओर मुस्कुराते हुए कहा। तांग शियू ने अपना सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ बोलने ही वाला था, उसने लॉन्ग जेंग्यू को कहते सुना, क्या ये यांग वेलन द्वारा आयोजित चैरिटी नीलामी है? मैं तो जाना चाहता था, लेकिन 2 दोस्तों के आने की वजह से नहीं जा पाया। चूंकि आप सब जा रहे हैं तो मैं भी मजे में शामिल हो जाऊं। फीशान, हुआंग जू, आप दोनों भी आ जाइए। हालांकि स्टार सिटी ब्लू सिटी की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन चैरिटी नीलामी में आपको कुछ दिलचस्प मिल जाए तो अच्छा रहेगा। फीशान और हुआंग जू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तांग शियू ने समूह की ओर देखा और अंत में व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, चूंकि ऐसा है तो मैं खुद जाकर देख लूंगी। सच कहूं तो मैंने कभी इस तरह के उच्च स्तरीय चैरिटी समारोह में भाग नहीं लिया है। फीशान मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और बोली, दरअसल इन चैरिटी समारोहों के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला है चैरिटी नीलामी, जो मूल रूप से धन जुटाने का एक जरिया है। दूसरा ये कि ऐसे उच्च स्तरीय चैरिटी समारोहों में भाग लेने वाले कई लोग बड़े व्यवसायी, साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित परिवारों के युवा पुरुष और महिलाएं होते हैं। इनके बीच अक्सर युवाओं को मिलने जुलने, मेलजोल बढ़ाने और आदर्श रूप से विवाह संबंध के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को खोजने का अवसर मिलता है। ये सुनकर तांग शियू की दिलचस्पी तुरंत खत्म हो गई। हालांकि चूंकि वह पहले ही सहमत हो चुका था, इसलिए अब पीछे हटना मुश्किल था। फीशान मुस्कुराई और बोली, आप सब पहले खाना खा लीजिए, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं इन कपड़ों में चैरिटी नीलामी में गई तो मुझे बाहर निकाल दिया जा सकता है। 10 मिनट बाद सभी ने भोजन कर लिया था और फीशान के लौटने का इंतजार कर रहे थे। फिर वे 18वीं मंजिल पर स्थित चैरिटी गाला हॉल की ओर चल दिए। कांगशिया को निमंत्रण मिला था और लॉन्ग जेंग्यू लॉन्ग परिवार के युवा मुखिया थे, जिन्हें कई लोग जानते थे, इसलिए समूह बिना किसी रुकावट के जगमगाते गाला हॉल में प्रवेश कर गया। क्रिस्टल के झूमरों की हल्की रोशनी से हर कोई जगमगा रहा था। समारोह हॉल में बहुत से लोग मौजूद थे, कम से कम 100 लोग पहले ही पहुंच चुके थे। उनमें से हर कोई बेदाग ढंग से कपड़े पहने हुए था और उनका व्यवहार अत्यंत शालीन था। इस तरह के व्यवहार की हूबहू नकल करना आम लोगों के लिए भी मुश्किल था। समूह के आगमन ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, यहाँ तक कि कई लोग लाल शराब लिए मुस्कुराते हुए बातचीत शुरू करने के लिए आगे आए। हालांकि लॉन्ग जेंग्यू स्टार सिटी में लॉन्ग परिवार के युवा मालिक थे और व्यापार जगत में अपना नाम कमा चुके थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता कांगशिया के सामने फीकी पड़ गई थी। हालांकि आने से पहले तांग शियू ने कांगशिया और अन्य लोगों से अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया था, इसलिए कांगशिया ने तांग शियू की पहचान उजागर किए बिना ही लोगों से मेलजोल बढ़ाया। इस मौके का फायदा उठाते हुए तांग शियू, फीशान और हुआंग जू एक तरफ रखे सोफे पर जाकर बैठ गए। ये काफी हद तक वैसा ही है जैसा वे टीवी पर दिखाते हैं। बैठने के बाद तांग शियू ने यह आकलन प्रस्तुत किया। फीशान और हुआंग जू ने एक दूसरे की ओर देखा, दोनों के चेहरे पर झुंझलाहट भरी हंसी के भाव थे। इस समय उन्हें यकीन हो गया था कि तांग शियू वाकई पहली बार इतने उच्च स्तरीय चैरिटी समारोह में भाग ले रही हैं। भाई तांग, आज रात यहाँ कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं और आयोजकों ने तो कई महिला हस्तियों को भी आमंत्रित किया है। उधर देखो, वह नन्ही हस्ती कम से कम कई टीवी ड्रामा में काम कर चुकी है। हालांकि वह कोई मामूली स्टार भी नहीं है, फिर भी साफ है कि कोई उसे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। हुआंग जू को महिलाओं से खास लगाव था और उनकी शरारती निगाहें हमेशा समारोह हॉल में मौजूद महिलाओं पर घूमती रहती थीं। तांग शियू ने उसकी उंगली के इशारे का पीछा किया, लेकिन वह यह नहीं पहचान पाया कि वह छोटी सी सेलिब्रिटी किस टीवी ड्रामा में थी। सिर हिलाते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी स्कूल में हूँ।
और मुझे लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। अगर आप दोनों को पसंद है तो आप कुछ लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उन लड़कियों के पीछे न पड़ें जिनके साथ पुरुष साथी हों, इससे आपको नाराजगी झेलनी पड़ेगी। हुआंग जू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी और उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, भाई तांग, हालांकि मुझे खूबसूरत महिलाएं पसंद हैं, लेकिन मैं हर किसी को पटाने की कोशिश नहीं करता। आज रात हमारी मुलाकात मुख्य रूप से इसलिए हुई क्योंकि आपकी साथी बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि मैंने अनगिनत महिलाओं के साथ संबंध बनाए हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत महिला मुझे पहले कभी नहीं मिली। तांग शियू मुस्कुराया और उसने अपना सिर हिलाया। उसने अनेक सुंदरियों को देखा था, उसके अमर महल में उसकी सेविकाओं के रूप में सेवा करने वाली अप्सराएं लगभग एंडी जितनी ही सुंदर थीं और कुछ तो उससे भी प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं। जब वह अपने अमर साथी का चयन करता था तो वह मुख्य रूप से दूसरे पक्ष की साधना और व्यक्तित्व को देखता था। अफसोस की बात है, उसने गलत अनुमान लगाया था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वह महिला अंततः उसे धोखा देगी। ठीक इसी वजह से तांग शियू अभी महिलाओं के साथ ज्यादा संबंध नहीं रखना चाहता था। अगर उसे शारीरिक जरूरतें होती तो वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए किसी ऐसी महिला को ढूंढ सकता था जो दोनों के लिए तैयार हो, लेकिन वह रिश्तों में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता था। शायद भविष्य में अपनी मां की दादी बनने की इच्छा पूरी करने के लिए वह किसी ऐसी महिला को ढूंढ लेगा जो उसे पसंद आए और उससे शादी कर ले। 10 मिनट बाद जैसे ही तांग शियू थोड़ा ऊबने लगा और जल्दी जाना चाहता था, एंडी मिठाई की थाली लेकर आई और तांग शियू के बगल में बैठ गई। उसकी नम आंखों ने तांग शियू को देखा और आत्मीयता से बोली, बॉस कृपया कुछ मिठाई खा लीजिए, ये सबसे अच्छी मिठाइयां हैं जो मैंने चुनी हैं। तांग शियू ने सिर हिलाया, एक टुकड़ा उठाया, उसे खाया और कहा, तुम कांग शिया के साथ क्यों नहीं हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एंडी ने कहा, मैं अक्सर इन समारोहों में जाती हूँ और मुझे ये बहुत उबाऊ लगते हैं। वे सभी पुरुष विकृत मानसिकता वाले होते हैं, हमेशा मुझे कामुक निगाहों से देखते रहते हैं, जो बहुत परेशान करने वाला होता है। मैं बॉस की लाडली हूँ, मैं उन्हें मुझे इतनी देर तक घूरने कैसे दे सकती हूँ? खांसी खांसी। फीशान ने अभी लाल शराब के 2 घूंट ही लिए थे कि एंडी की बातें सुनकर उसका गला भर आया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अविश्वास भरी नजरों से एंडी और तांग शियू को देखा। हुआंग जू ने दबे स्वर में अपनी आंखें घुमाईं और एंडी और तांग शियू के बीच जो कुछ हुआ था उसे याद किया। उसकी आंखों में प्रशंसा का भाव झलक रहा था और उसने कहा, भाई तांग, आप तो मानो किसी बड़े चमचे का पुनर्जन्म हैं। अगर ऐसी बेहतरीन लड़की मेरी बाहों में आने को तैयार हो तो मैं अपनी उम्र 3 साल कम होने पर भी तैयार हो जाऊंगा। तांग शियू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एंडी सिर्फ मजाक कर रही है, उसकी बातों को गंभीरता से मत लो। हुआंग जू ने उदास स्वर में कहा, भाई तांग, आपकी किस्मत अच्छी है लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें तो आपको जल्दी से उसे बिस्तर पर ले जाकर उसके साथ संबंध बनाना चाहिए। मुझे यहाँ परेशान मत कीजिए। तांग शियू ने कुछ नहीं कहा बल्कि दूसरी तरफ देखने लगी। फीशान ने उलझन भरी नजरों से तांग शियू और एंडी को देखा, फिर अपनी नजरें हुआंग जू की ओर घुमाते हुए हैरानी से कहा, तुम दोनों ने मुझे उलझन में डाल दिया है। आखिर चल क्या रहा है? हुआंग जू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, और क्या चल रहा होगा? नन्ही सी एंडी रो रही है और भाई तांग की प्रेमिका बनने की भीख मांग रही है, लेकिन भाई तांग उसे ठुकरा रहे हैं, स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बात को भाई तांग की दुनिया में अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो ठुकरा देंगे। फीशान ने अविश्वास भरी निगाहों से तांग शियू को देखा, उसकी आंखों में प्रशंसा और सम्मान का भाव था। उसने कहा, भाई तांग का एक खूबसूरत महिला से भी विचलित न होना सचमुच एक सज्जन व्यक्ति की निशानी है। हालांकि मैं आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। मेरे आदर्श, मैं आपके सामने घुटने टेकना चाहता हूँ। तांग शियू मुस्कुराया। उसे अचानक एहसास हुआ कि हुआंग जू और फीशान के साथ रहना वाकई काफी दिलचस्प था। एक बार जब वह उन्हें जान गया तो वह उनके द्वारा लाए गए सुकून और खुशी का आनंद ले सका। मैडम, क्या आप मुझे एक पेय पिलाकर सम्मानित करेंगी? उनके बगल में अचानक एक आवाज सुनाई दी। सफेद सूट पहने और स्टाइलिश हेयर स्टाइल वाला एक युवक एंडी के बगल में खड़ा था। उसके होठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा। एंडी ने बस उसकी तरफ एक नजर डाली और उदासीनता से कहा, मैं शराब नहीं पीता, धन्यवाद। तांग शियू ने एंडी के हाथ में मौजूद क्रिस्टल ग्लास को अजीब नजरों से देखा। उसके अंदर गहरे लाल रंग की खून जैसी लाल शराब देखकर उसका मुंह 2 बार फड़क उठा। वे इसे क्या कहते थे? सरासर झूठ बोलना। ये था, लोगों को मना करने का उनका तरीका वाकई अनोखा था। उस युवक को यह उम्मीद भी नहीं थी कि एंडी उसे अस्वीकार करने के लिए ऐसा बहाना बनाएगा। उसके चेहरे पर तुरंत झुंझलाहट और गुस्से के भाव आ गए और उसने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप कांग शिया के सहायक हैं, है ना? अगर कांग शिया होते तो शायद मुझे थोड़ा असहज महसूस होता, लेकिन आप एक सहायक, इतने घमंडी क्यों हैं? आपको यह आत्मविश्वास किसने दिया? क्या आपको लगता है कि मेरे एक शब्द से महाप्रबंधक कांग आपको शेंग तांग समूह से निकाल देंगे? एंडी ने उस युवक को मूर्खतापूर्ण भाव से देखा, फिर जानबूझकर तांग शियू के करीब झुककर गुनगुनाया, मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा। तुम खुद कोशिश क्यों नहीं करते? वह युवक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने झट से हाथ हिलाकर एक वेटर को बुलाया, कुछ निर्देश फुसफुसाए और फिर देखा कि वेटर ने सिर हिलाकर कांग शिया की ओर रुख किया। कुछ ही देर बाद कांग शिया आश्चर्यचकित भाव से उनके पास पहुंची। क्या चल रहा है? उस युवक ने तुरंत कहा, महाप्रबंधक कांग, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं मेजिया कॉस्मेटिक्स कंपनी का उप महाप्रबंधक हूँ। आप एक बार हमारे यहाँ एक आगामी कॉस्मेटिक उत्पाद की बिक्री के संबंध में मुझसे मिलने आए थे और हमने साथ में रात्रिभोज भी किया था। कांग शिया ने सिर हिलाकर कहा, मुझे याद है, आप जनरल मैनेजर वू हैं। वू चांगकिंग की आंखों में खुशी और हैरानी की एक झलक दिखाई दी, मानो कांग शिया द्वारा याद किया जाना उनके लिए बहुत सम्मान की बात हो। उन्होंने एंडी की ओर देखा और कहा, महाप्रबंधक कांग, मैं आपके सभी अनुरोधों से सहमत हूँ, लेकिन क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? कांग शिया ने भौहें उठाकर पूछा, कौन सा एहसान? वू चांगकिंग ने एंडी की ओर इशारा करते हुए गर्व से कहा, क्या आप उसे निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि जो कर्मचारी बड़ी तस्वीर को नहीं समझता, उसे रखना एक आपदा है। अगर वह आपकी कंपनी के उत्पाद की बिक्री को प्रभावित करती है तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। कांग शिया का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने उदासीनता से कहा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? वू चांगकिंग ने तुरंत कहा, महाप्रबंधक कांग, आपने गलत समझा है, मैं तो बस आपकी मदद मांग रहा हूँ। कांग शिया ने कहा, यह बहुत बड़ा काम है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती।
दरअसल अगर मैं उसे नौकरी से निकाल भी दूं तो भी कोई खास फायदा नहीं होगा। उसके पास हमारे शेंग तांग ग्रुप में शेयर भी हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारे शेंग तांग ग्रुप ने अभी फैसला किया है कि हमारी कंपनी के आने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद अब आपकी मेजिया कॉस्मेटिक्स कंपनी के माध्यम से नहीं बेचे जाएंगे। कृपया वापस जाकर अपने महाप्रबंधक को ये बात बता दें। अध्याय 169 मुसीबत मोल लेना। दूसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। वू चांग जम गया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। दरअसल उनकी मेजिया कंपनी ने शेंग तांग समूह के साथ बातचीत लगभग पूरी कर ली थी। हालांकि शेंग तांग समूह ने पहल की थी, फिर भी उनका मुनाफा बहुत अधिक था। अगर यह सौदा उनकी वजह से विफल हो जाता है तो हो सकता है कि वे उपराष्ट्रपति के पद पर भी न टिक पाएं। यह महसूस करते ही उसके माथे पर पसीने की मोटी परत आ गई। उसने झटपट एक बनावटी मुस्कान बिखेरी और कहा, गलतफहमी, ये सब गलतफहमी है। दरअसल मैं इस खूबसूरत और प्यारी महिला के साथ बस मजाक कर रहा था। महाप्रबंधक कांग, आप बड़े उदार हैं, कृपया मुझे परेशान न करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा काम बहुत सुचारू रूप से चलेगा। इसके अलावा जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं महाप्रबंधक से बात करूंगा और आपके लिए कुछ विशेष सुविधाएं दिलाने की कोशिश करूंगा। तांग शियू ने कांग शिया की ओर देखा और धीरे से पूछा, अगर हम देश भर के प्रमुख शहरों में अपने खुद के एक्सक्लूसिव स्टोर स्थापित करते हैं तो निवेश कितना होगा? कांग शिया अचंभित रह गई और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, बहुत बड़ा, और इतने कम समय में पूरे देश में विशेष स्टोर खोलना मुश्किल होगा। तांग शियू ने कहा, कॉस्मेटिक्स के कारोबार के लिए हमें उच्च स्तरीय रास्ता अपनाना होगा। आइए देश भर के प्रमुख और द्वितीय श्रेणी के शहरों में विशेष स्टोर खोलकर शुरुआत करें। एक बार जब हमारे पास पर्याप्त धन आ जाएगा तो हम निचले स्तर पर विस्तार कर सकते हैं। याद रखें, हमारे कॉस्मेटिक्स की बिक्री पर हमारा पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। कांग शिया के चेहरे के भाव बदल गए और उसने भारी मन से सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मैं वापस जाते ही योजना में तुरंत बदलाव करूंगी। मैं आपकी सभी आवश्यकताओं का पालन करूंगी। हालांकि प्रारंभिक वित्तपोषण के संबंध में तांग शियू ने कहा, मुझे कुछ समय दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और मैं आपको शुरुआती निवेश के लिए जरूरी धनराशि दे दूंगा। कांग शिया ने आश्चर्य से कहा, अगर हमारे पास पर्याप्त धन हो तो मैं अपने उत्पादों को लॉन्च करने में लगने वाले समय को काफी कम कर सकती हूँ। तांग शियू ने कहा, याद रखिए, हम विलासिता की वस्तुएं नहीं बनाते, लेकिन हमें बेहद उच्च स्तरीय मार्ग अपनाना होगा। जब तक हमारे सौंदर्य प्रसाधन पर्याप्त रूप से अच्छे हैं, हमें उनकी बिक्री न होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, समझा? कांग शिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। तांग शियू और कांग शिया के रिश्ते को लेकर वू चांग असमंजस में था। उसका दिमाग उलझन में था। उसे पता चला कि शेंग तांग ग्रुप की मशहूर महाप्रबंधक कांग शिया असल में किसी और के इशारों पर काम कर रही थी। वास्तव में कांग शिया एक कर्मचारी की तरह लग रही थी जो अपने बॉस के निर्देशों का पालन करती हो। कौन है ये? वह कांग शिया को आदेश कैसे दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? वू चांग के मन में एक चौंकाने वाला विचार आया, लेकिन उसने तुरंत उसे खारिज कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कांग शिया एक युवा लड़के के लिए काम करेगी, और न ही वह ये स्वीकार कर पा रहा था कि हाल ही में भारी निवेश करने वाले शेंग तांग समूह का बड़ा बॉस एक युवा होगा। तुम हो? वू चांग ने अंततः अपने मन में उठ रहे प्रश्न को जुबान पर ला दिया। एंडी देखने में किसी फरिश्ते जैसी लगती थी, लेकिन उसकी जुबान बेहद तीखी थी। उसने वू चांग पर आंखें घुमाईं और चिढ़कर बोली, सच में तुम बहुत बेवकूफ हो। अच्छा हुआ कि हमारे शेंग तांग ग्रुप ने तुम्हारी कंपनी के साथ व्यापार नहीं किया, वरना हम तुम्हारे जैसे बेवकूफों की वजह से बर्बाद हो जाते। जनरल मैनेजर कांग ने सब कुछ साफ साफ बता दिया है, फिर भी तुम बेवकूफी से सवाल पूछ रहे हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं टोफू का एक टुकड़ा ढूंढकर अपना सिर फोड़ लेती, ताकि इस दुनिया में जीने और खुद को बेवकूफ बनाने से बच सकूं। बहुत बढ़िया। हुआंग जू ने चुपके से अंगूठा ऊपर किया। उसके चेहरे पर दूसरों की पीड़ा पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। जब एंडी ने उसे अपमानित किया तो उसका दिल चकनाचूर हो गया और वह इतना क्रोधित हुआ कि लगभग पागल हो गया। लेकिन एंडी को किसी और को अपमानित करते देख उसे असाधारण रूप से सुकून मिला और पहले का अपमान भुला दिया गया। उसकी बात करे तो हालांकि हुआंग जू कामुक था, लेकिन वह कुछ हद तक लापरवाह भी था। वू चांग का चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। उसने अविश्वास से तांग शियू और फिर कांग शिया की ओर देखा, मानो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसने जबरदस्ती एक ऐसी मुस्कान बिखेरी जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी और कहा, महाप्रबंधक कांग भाई, मुझसे अभी गलती हो गई, कृपया मुझे दोष न दें। मैं वादा करता हूं कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। हमारी कंपनी को इस काम की बहुत जरूरत है। हम किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। चले जाओ। तांग शियू को पहले से ही वू चांग का अहंकारी व्यवहार नापसंद था, और अब वह उसकी बातों को सुनने में बहुत आलसी हो गया था। कांग शिया ने कहा, उपराष्ट्रपति वू, मैंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, ये काम नहीं करेगा। चले जाइए, यहाँ अपनी कंपनी को मूर्ख मत बनाइए। वू चांग के होंठ कुछ बार हिले। ये देखकर कि स्थिति को वास्तव में सुधारा नहीं जा सकता, वह तुरंत आक्रामक हो गया और कांग शिया और तांग शियू को घूरते हुए बोला, तुम लोग अच्छे हो, हिम्मत तो देखो। बस इंतजार करो, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बाद में पछतावा नहीं होगा। हुआंग जू ने अपने पैर मोड़े, हथेली उठाई और चिल्लाकर कहा, अगर तुम बकवास करते रहे तो मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। भाई तांग ने तुम्हें यहाँ से चले जाने को कहा है, इसलिए शोर मचाना बंद करो। वू चांग ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और दुबक कर वहां से चला गया। तांग शियू धीरे से खड़ी हुई और बोली, कांग शिया, मैं ये काम तुम पर छोड़ रही हूँ। मुझे इस माहौल की ज्यादा आदत नहीं है, इसलिए मैं पहले वापस जा रही हूँ। एंडी ने आज रात थोड़ी शराब पी ली है, इसलिए तुम उसे वापस ले जाओ। तांग शियू से आर्थिक सहायता का आश्वासन मिलने के बाद कांग शिया ने प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ कहा, मालिक, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको भी वापस ले जाऊं? वैसे भी मेरी सारी सामाजिक गतिविधियां समाप्त हो चुकी हैं। बाद में होने वाली नीलामी तो बस एक प्रतीकात्मक दान है। हम अभी बहुत गरीब हैं और मैं उदारता का दिखावा नहीं करूंगी, इसलिए मेरे रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तांग शियू हिचकिचाई, क्या अब आपके लिए जाना ठीक रहेगा? ये ठीक है, कांग शिया ने भारी मन से सिर हिलाया। तांग शियू ने कहा, चूंकि सब ठीक है तो मुझे भी लिफ्ट दे दो, इससे तुम दोनों जल्दी वापस जा पाओगे और थोड़ा आराम कर पाओगे। एक पल के बाद तांग शियू ने लॉन्ग जेंग्यू, हुआंग जू और फीशान को अलविदा कहा, फिर कांग जिया और एंडी के साथ चला गया। भोज कक्ष के प्रवेश द्वार पर हुआंग जू ने उन तीनों को जाते हुए देखा और थोड़ी सी कड़वाहट के साथ
कहा, तांग शियू की किस्मत वाकई महिलाओं के मामले में बहुत अच्छी है। कांगशिया बेमिसाल खूबसूरत है। मुझे लगता है कि राजमहल की मशहूर नंबर 1 खूबसूरत महिला भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। एंडी एक मासूम चेहरे वाली परी जैसी है, वो भी एक दुर्लभ और बेहद खूबसूरत महिला है। देखने में तो ऐसा लगता है कि कांगशिया तांग शियू को वापस पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वे दोनों जरूर शारीरिक संबंध बनाएंगे। लॉन्ग चेंग्यू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, युवा स्वामी हुआंग, आपके मुंह से निकलने वाली हर बात का अर्थ क्यों बदल जाता है? तांग शियू उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो हर किसी से प्यार करने लगे, और वह निश्चित रूप से उन खेलों में शामिल नहीं होगा जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। फीशान ने सिर हिलाते हुए कहा, युवा स्वामी लॉन्ग, मुझे आपकी बात पसंद नहीं आई। क्या आपने नहीं सुना कि एक वीर भी खूबसूरत स्त्री के आकर्षण से खुद को बचा नहीं पाता? कांगशिया और एंडी दोनों ही बेहतरीन महिलाएं हैं। 10,000 में से तो आप सिर्फ एक को ही चुन सकते हैं। तांग शियू में भले ही अच्छा आत्मनियंत्रण हो, क्या वह उनके आकर्षण का विरोध कर पाएगा? तुम दोनों सचमुच अश्लील हो, लॉन्ग जेंग्यू ने मुस्कुराते हुए शाप दिया। हालांकि मन ही मन वह तांग शियू की बहुत प्रशंसा करता था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और भावों को समझने की उसकी क्षमता तो और भी अद्भुत थी। वह समझ गया था कि कांगशिया और एंडी को तांग शियू से गहरा लगाव है। एक बार ये लगाव कुछ हद तक बढ़ जाए तो संभवतः यह अटूट प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। अगली दोपहर कांगशिया ने कंपनी की व्यावसायिक कार को इंग्लैंड से आए 4 बटलर प्रशिक्षकों को हवाई अड्डे से लेने के लिए भेजा। फिर उन्हें नानझा टाउन स्थित विला में ले जाया गया। इन चारों बटलर प्रशिक्षकों के पास अद्वितीय कौशल थे और वे ब्रिटिश अभिजात वर्ग में काफी प्रसिद्ध थे। तांग शियू ने इस बार काफी पैसा खर्च किया था, इसलिए उन चारों से मिलने के बाद उसने मु किंगपिन को उनके हवाले कर दिया। मु किंगपिन कितना सीखेगी, ये तो पूरी तरह उस पर निर्भर था। उस शाम तांग शियू ने डोंगयुआन प्रांत जाने के लिए हाई स्पीड रेल ली। शिंगचेंग से डोंगयुआन प्रांत के कांगबेई शहर के लिए कोई सीधी उड़ान नहीं थी, लेकिन रेल व्यवस्था बहुत विकसित थी। हाई स्पीड रेल से केवल 3 घंटे लगे और रात 10 बजे के बाद तांग शियू कांगबेई शहर पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से निकलते ही तांग शियू ने स्टेशन के बाहर टैक्सी लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि वहां कई टैक्सियां थीं। पर जब उन्होंने किंगशान कस्बे का नाम बताया तो सभी टैक्सी चालकों ने बिना किसी अपवाद के यात्रियों को ले जाने से इनकार कर दिया। क्यों न चलें? तांग शियू ने महिला ड्राइवर से पूछे बिना नहीं रह सकी। महिला ड्राइवर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, छोटे भाई, ऐसा नहीं है कि हम जाना नहीं चाहते। आखिर इस रेलवे स्टेशन से किंगशान शहर तक का रास्ता बहुत लंबा है और आपको वहां ले जाने से हमें ज्यादा कमाई भी नहीं होगी। लेकिन रात काफी हो चुकी है और वह सड़क बहुत सुनसान और खतरनाक है। अगर यात्री अच्छा इंसान भी हो तो क्या होगा अगर रास्ते में लुटेरे मिल जाएं? ये तो बहुत बुरा होगा। सड़क लुटेरे? तांग शियू पूरी तरह से हैरान थी और उत्सुकता से पूछा, क्या मुझे यहाँ से किंगशान कस्बे तक सड़क के लुटेरे मिलेंगे? क्या यह अब कानून द्वारा शासित समाज नहीं है? क्या पुलिस इसे नियंत्रित नहीं करती? महिला ड्राइवर ने आह भरते हुए कहा, संभालना? पुलिस क्यों नहीं संभाल सकती, लेकिन ये सड़क लुटेरे तो चूहों जैसे हैं। इन्हें इलाके की भौगोलिक स्थिति की अच्छी जानकारी है और साथ ही ये इलाका दूरदराज का है, इसलिए दर्जनों मील के दायरे में शायद ही कोई इंसान दिखे। पुलिस चाहे तो इन सड़क लुटेरों को पकड़ना बहुत मुश्किल है। ये लोग हालात बिगड़ते ही सड़क किनारे के पहाड़ी जंगल में भाग जाते हैं और चाहे कितनी भी पुलिस तैनात कर दी जाए, इन्हें पकड़ना बहुत कठिन है। अचानक महिला ड्राइवर की आवाज काफी धीमी हो गई। उसने चारों ओर देखा और पाया कि कोई भी उसकी और तांग शियू की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोटे भाई, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि आज रात कांगबेई शहर में ही रुक जाओ और कल सुबह किंगशान शहर जाओ। यहाँ सड़क के लुटेरे और डाकू बहुत सक्रिय हैं। मैंने सुना है कि उनके इस शहर के कुछ पुलिस वालों से गुप्त संबंध हैं, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर है। अगर तुम्हारा सामना उन बदमाशों से हुआ तो तुम्हारी किस्मत खराब हो जाएगी। तांग शियू एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोली, अगर ऐसा है तो मुझे कांगबेई शहर के किसी अच्छे होटल में ले चलो। कोई बढ़िया होटल? महिला ड्राइवर ने देखा कि तांग शियू ने उसकी सलाह मान ली है तो वह तुरंत मुस्कुराई और बोली, ठीक है छोटे भाई, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कांगबेई शहर के सबसे आलीशान 5 सितारा होटल में ले चलती हूँ। वैसे अगर तुम कल सुबह किंगशान टाउन जा रहे हो तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें लेने आऊँ और तुम्हें सीधे वहीं छोड़ दूँ? तांग शियू ने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसी सेवा भी उपलब्ध है? महिला ड्राइवर मुस्कुराई और बोली, क्या ये तो पहले से ही कोई बड़ा काम बुक करने जैसा नहीं है? हम कांगबेई शहर के टैक्सी ड्राइवर आय के मामले में उन अवैध टैक्सी ड्राइवरों से मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी नौकरी बचाने के लिए हमें थोड़ी सी रणनीति जाननी पड़ती है। तांग शियू मुस्कुराई और बोली, ठीक है तो कल सुबह मुझे लेने आ जाना। अध्याय 170 निर्दयी और दबंग। तीसरा अपडेट, मासिक टिकटों की मांग। कांगबेई शहर की अर्थव्यवस्था सामान्यतः अविकसित है। हालांकि शहर रैंकिंग के अनुसार इसे शिंगचेंग के बराबर होना चाहिए, लेकिन शहरी क्षेत्र का समग्र विकास और निर्माण शिंगचेंग से काफी पीछे है। टैक्सी ड्राइवर की बहन ने भले ही तांग शियू को 5 सितारा होटल ले जाने का दावा किया हो, लेकिन होटल में प्रवेश करने के बाद तांग शियू को लगा कि यह होटल शायद 4 सितारा होटल के मानकों को भी पूरा नहीं करता। बिल्कुल, कीमत भी काफी कम थी। कांगबेई शहर 2 तरफ से पहाड़ों और एक तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिससे इसकी भौगोलिक स्थिति देश में कुछ हद तक दूरस्थ है। अगली सुबह तांग शियू ने नहाने के बाद सीधे होटल के रेस्तरां में नाश्ता किया और फिर उसी ड्राइवर बहन की टैक्सी में बैठ गया जिसने उसे पहले पिकअप किया था। यहाँ से किंगशान टाउन तक पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? तांग शियू ने पूछा। ड्राइवर की बहन मुस्कुराई और बोली, लगभग 2.5 घंटे लग रहे हैं। दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन सड़क की हालत अच्छी नहीं है। सरकार सड़क की मरम्मत की बात तो करती रहती है, पर सालों से कहती आ रही है, पर कोई प्रगति नहीं हुई है। अगर सड़क अच्छी होती तो 100-200 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे से थोड़े ज्यादा समय में तय हो जाती। तांग शियू ने हल्के से सिर हिलाया, कुछ देर सोचा और फिर अचानक पूछा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ एक स्वर्गीय गड्ढा है, क्या ये सच है? ड्राइवर बहन चौंक गई, फिर उसे कुछ समझ आया। उसने तांग शियू की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवक, तुम किंगशान कस्बे जा रहे हो तो जरूर स्वर्गिक गड्ढे में जा रहे होगे, है ना? अपनी बहन की सलाह मानो, जोखिम को हल्के में मत लो। स्वर्गिक गड्ढा पहाड़ों की गहराई में है। पहाड़ी रास्ते बहुत ऊबड़ खाबड़ हैं और अंदर जहरीले सांप, खूंखार जानवर, दुर्गंध और दलदल हैं। पहाड़ों में जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं आते। हालांकि हर साल बाद में आने वाले लोगों को कई कंकाल मिलते हैं। तांग शियू ने उत्सुकता से पूछा, पुलिन पर्वत श्रृंखला चीन की एक विशाल पर्वत श्रृंखला
मानी जाती है। क्या स्थानीय सरकारी विभागों ने इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के बारे में नहीं सोचा है? आजकल पूरे देश में जहां थोड़ी सी भी प्राकृतिक सुंदरता है वहां पर्यटक आकर्षणों का निर्माण जोर शोर से किया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करके शहर के आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। कांगबेई शहर में यह आधार मौजूद है तो इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ड्राइवर की बहन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, कांगबेई शहर की सरकार का सबसे अच्छा वर्णन 3 शब्दों में किया जा सकता है। तांग शियू ने पूछा, वे 3 शब्द कौन से हैं? निष्क्रिय, ड्राइवर बहन ने सीधे सीधे कहा। तांग शियू मुस्कुराया। हालांकि ड्राइवर बहन के शब्द सरल थे लेकिन उन्होंने अर्थ को पूरी तरह से व्यक्त कर दिया। उसने एक बार युआन चुलिंग को इस बारे में विलाप करते सुना था। आज भी वे शब्द उसकी स्मृति में ताज़ा हैं। अधिकारियों की बात करें तो मुझे उनके भ्रष्ट होने का डर नहीं है। सभी कौवे काले होते हैं। अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो व्यवस्था में आगे बढ़ना मुश्किल है। हालांकि कुछ भ्रष्ट अधिकारी आम जनता के लिए व्यवहारिक काम करते हैं। कुछ भ्रष्ट अधिकारी भ्रष्ट तो होते हैं लेकिन आम जनता के लिए व्यवहारिक काम नहीं करते। इन दोनों प्रकार के अधिकारियों में से दूसरे प्रकार के अधिकारी सबसे घृणित होते हैं। तांग शियू सरकारी मामलों में उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और खिड़की से बाहर देखने लगा। टैक्सी तेजी से चल रही थी और आधे घंटे से कुछ ज्यादा समय में वह कांगबेई शहर के शहरी इलाके से निकलकर एक ग्रामीण सड़क पर आ गई। थोड़ी ही देर में वह अपेक्षाकृत चौड़ी सड़क खत्म हो गई और आगे एक ऊबड़ खाबड़ बजरी वाली पगडंडी थी। उफ, जब भी मैं इस सड़क पर गाड़ी चलाती हूँ मुझे सिरदर्द हो जाता है, ड्राइवर की बहन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से चुप्पी पसंद नहीं करती थी और पिछली बातचीत समाप्त होने के तुरंत बाद फिर से बोलने लगी। लेकिन तांग शियू अब और बात नहीं करना चाहता था। पीछे बैठे हुए उसने ड्राइवर की सीट पर बैठी महिला की ओर देखा और कहा, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। जब हम किंगशान टाउन पहुंचे तो कृपया मुझे जगह देना। सो रहे थे? क्या आपने कल रात अच्छी नींद नहीं ली? ड्राइवर की बहन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, तांग शियू ने औपचारिकतापूर्वक स्वीकार किया। ड्राइवर बहन मुस्कुराई और बोली, जी हाँ, आप कल रात 10 बजे के बाद कांगबेई शहर पहुंचे, फिर होटल पहुंचने, नहाने धोने और सोने की भागदौड़ में लगे। कम से कम आधी रात हो गई होगी। सुबह इतनी जल्दी उठना स्वाभाविक है, इसीलिए आप थके हुए हैं। जाइए, सो जाइए, नौजवान। पहुंचने पर मैं आपको फोन कर दूंगी, धन्यवाद। तांग शियू ने जवाब दिया, फिर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। वह सचमुच कल रात बहुत देर से सोया था, आधी रात को नहीं, बल्कि सुबह 2-3 बजे। आखिरकार, चाहे वह अब कितना भी व्यस्त क्यों न हो, वह हर दिन साधना के लिए समय निकालता था। हालांकि उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर तेजी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा था। सही समय आने पर वह त्वचा निखारने के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगा। समय बीत गया। तांग शियू को जैसे ही नींद आने लगी, टैक्सी के ब्रेक की तेज आवाज ने उसे चौंका कर जगा दिया। क्या हो रहा है? जड़त्व के कारण तांग शियू का शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया। अगर उसने जल्दी प्रतिक्रिया न दी होती तो उसका सिर लगभग आगे की सीट के पीछे जा टकराता। आंखें खोलकर उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ड्राइवर की बहन का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में तनाव झलक रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर कड़वाहट से कहा, हम मुसीबत में हैं। मुझे दिन दहाड़े सड़क किनारे लूटपाट की उम्मीद नहीं थी। तांग शियू ने कार की खिड़की से बाहर देखा और तुरंत पाया कि टैक्सी रुकने के बाद 3 वैन ने उसे घेर लिया था। टैक्सी से लगभग 7-8 मीटर आगे 4-5 पत्थरों ने सड़क को अवरुद्ध कर रखा था। तांग शियू ने आसपास के वातावरण को देखा और तुरंत समझ गया, यह एक तिराहा था। तीनों वैनें किनारे की सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों का इंतजार कर रही होंगी। जैसे ही कोई कार आती, वे तुरंत बाहर निकलकर उसे घेर लेती। और वे 4-5 पत्थर शायद अस्थायी रूप से सड़क पर फेंके गए थे। तथापि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ के लोग इतने दुस्साहसी होंगे, दिन दहाड़े सड़क पर लूटपाट करने की हिम्मत करेंगे। इन लोगों के अहंकार का अंदाजा लगाना मुश्किल था। स्थानीय सरकार सचमुच निष्क्रिय है। तांग शियू ने मन ही मन आह भरी, लेकिन वह ज्यादा घबराया हुआ नहीं था। 3 वैन से चाकू लिए हुए बाहर निकले लगभग 1 दर्जन हटे कट्टे आदमियों को देखकर उसने शांत भाव से कहा, क्या तुम लूटने आए हो? गले में मोटी सोने की चेन पहने लगभग 1 दर्जन हटे कट्टे आदमियों के समूह में सबसे आगे खड़ा गंजा आदमी अपने बाएं गाल पर एक भयानक कंखजूड़े जैसा निशान लिए खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी और वह हंसते हुए बोला, बच्चे, तुम तो बड़े होशियार हो, है ना? चूंकि तुम जानते हो कि हम लूटने आए हैं, तो आज्ञाकारी होकर अपना सारा कीमती सामान हमें सौंप दो। शायद हमारे भाई खुश हो जाएं और तुम्हारे हाथ पैर न तोड़ें। तांग शियू कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, एक बुरे व्यक्ति से हमेशा एक बुरा व्यक्ति ही निपटेगा? गंजा आदमी दंग रह गया, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा, क्या मतलब, तुम भी एक दुष्ट व्यक्ति हो, हमें सबक सिखाना चाहते हो? तांग शियू ने अंगूठा ऊपर करके तारीफ की और कहा, तुम्हारी समझ अच्छी है, तुम जरूर बुद्धिमान होगे। अफसोस की बात है कि तुम सही रास्ते पर नहीं चलते, तुम्हारा दिमाग कुटिल विचारों से भरा है। आज मैं तुम्हारे माता पिता की मदद से तुम्हें अच्छी शिक्षा दिलवाऊंगा, ताकि तुम सुधर जाओ और एक नई शुरुआत करो। हा हा हा। गंजा आदमी बेकाबू होकर हंसने लगा और उसके आसपास खड़े लगभग 1 दर्जन तगड़े आदमी भी इतनी जोर से हंसे कि वे लगभग गिर ही गए और तांग शियू को ऐसे देखने लगे मानो वह कोई बेवकूफ हो। कुछ देर बाद गंजे आदमी की हंसी रुक गई। उसने तांग शियू की ओर देखा, उंगली टेढ़ी की और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, क्या तुम्हें पता है मुझे क्या कहते हैं? स्कारफेस की आंख। गली में मेरे सारे भाई मुझे भाई की आंख कहते हैं। कैसा लगा? क्या तुमने मेरा नाम सुना है अपने भाई का? तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं देहात से हूँ, मेरी सोच संकीर्ण है, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। क्या आप बहुत प्रसिद्ध हैं? एक हटे कट्टे आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मशहूर? मशहूर से भी बढ़कर, भाई की आंख तो वाकई मशहूर हैं। तुम तो बड़े समझदार हो बच्चे, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम देहाती और असभ्य हो। तांग शियू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपकी बात का खंडन करना चाहता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि वह सचमुच प्रसिद्ध है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्यों? हटे कट्टे आदमी ने उलझन में पूछा। तांग शियू ने बेपरवाही से कहा, कहते हैं ना, जो कील बाहर निकली होती है उस पर हथौड़ा मारा जाता है। अगर वो सच में मशहूर होता तो पुलिस उसे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर चुकी होती। हालांकि यहाँ की सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, फिर भी पुलिस को भी हद से ज्यादा मनमानी करने वाले लोगों को बर्दाश्त करना मुश्किल लगता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो? उस हटे कट्टे आदमी ने गुस्से में दहाड़ते हुए तांग शियू की ओर चाकू तान दिया। स्कारफेस की आंख ने अपने बगल में खड़े हटे कट्टे आदमी को रोकने के लिए हाथ हिलाया।
उसने आंखें सिकोड़कर तांग शियू को गौर से देखा और बेपरवाही से कहा, भाई, मैं तुम्हारी हिम्मत की तारीफ करता हूँ। हमारे सामने इतनी धारा प्रवाह बोलने की क्षमता से पता चलता है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा रास्ता क्या है, हमें अपना नाम बताओ, भाई। तांग शियू ने कहा, मैंने तुमसे कहा था, मैं ग्रामीण इलाके से हूँ। स्कारफेस कियांग ने तांग शियू को घूरते हुए चेहरे पर तिरस्कार का भाव लिए कहा, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे नहीं लिया। अब जब ऐसा है तो हमारे भाई नरमी नहीं बरतेंगे। अपनी सारी कीमती चीजें सौंप दो और टैक्सी वाला ड्राइवर भी बाहर आकर अपना सारा पैसा सौंप दे, वरना आज तुम्हारा भयानक अंत होगा। तांग शियू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे शब्दों का जवाब दूंगा। अपना सारा पैसा और कीमती सामान मुझे सौंप दो, वरना मुझे असभ्य कहने के लिए दोष मत देना। और तुम्हारे गले में लटकी वो कुत्ते की जंजीरें, तुम्हारी घड़ियां, तुम्हारे शरीर पर जो भी कीमती हो या ना हो, सब मुझे सौंप दो। स्कारफेस की आंख स्तब्ध रह गया और उसके आसपास मौजूद लगभग 1 दर्जन हटे कट्टे आदमी भी अवाक रह गए। तथापि महज कुछ सेकंड के बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी। प्रत्येक के चेहरे पर गुस्से का भाव था और वे धमकी भरे अंदाज में तांग शियू की ओर दौड़े। तांग शियू के चेहरे पर एक कठोर भाव आ गया। अपनी ओर आते हुए चाकू को देखकर उसने पलक झपकते ही अपने पैर हिलाए और उसे चकमा देते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी की नाक पर जोरदार प्रहार किया। उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई, लेकिन यह मुक्का प्रतिद्वंद्वी की नाक की हड्डी तोड़ने के लिए काफी था। बैंग बैंग। तांग शियू एक भयंकर बाघ की तरह था, जबकि उसके आसपास के लगभग 1 दर्जन तगड़े आदमी कोमल मेमनों की तरह थे। भीड़ों के झुंड में बाघ के घुसने का नतीजा स्वाभाविक रूप से स्पष्ट था। महज 7 या 8 सांसों में लगभग 1 दर्जन तगड़े आदमी तांग शियू के हाथों ढेर हो गए और वे सभी झींगा मछली की तरह जमीन पर सिकुड़ गए, दर्द से कराह रहे थे। स्कारफेस की आंख ने कोई हरकत नहीं की और वही अकेला था जो सुरक्षित खड़ा था। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अविश्वास की चमक आ गई। वह तांग शियू को ऐसे घूर रहा था मानो किसी भयानक राक्षस को देख रहा हो। उन्होंने मार्शल आर्ट के उस्तादों को देखा था, लेकिन उसने कभी किसी को इतने भयानक कौशल के साथ नहीं देखा था। इस क्षण उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह सपना तो नहीं देख रहा है। क्या उसके सामने खड़ा तांग शियू वास्तव में सेवानिवृत्त विशेष बलों का राजा है।